लाइव है हम। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो एवरीबॉडी, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार। जल्दी से मुझे एक बारी चैट बॉक्स में बताएंगे कि एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या? सबसे पहले बेटा ये बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या सभी को? यस एवरीबॉडी, एक बारी रिफ्रेश कर देना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऐड आ रहा है कह रहे बच्चे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ऑल गुड है तो बेटा एक बारी थम्स अप दे देना। पहले तो आप ऑडियो वीडियो की एक बारी क्लैरिटी बता दो, उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताएंगे तो एक बारी मुझे सारे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे, आगे आप लोग सपोले बन जाओगे। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? यस एवरीबॉडी। वैसे तो आप लोगों ने शायद ओरिएंटेशन देखा होगा, बट कई लोग हो सकता है कि सिर्फ लेक्चर में नजर मारने के लिए सिर्फ ऐसे ही आ गए होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। माय नेम इज समाप्ति सिन्हा महापात्रा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ज़ूलॉजी इन अर्जुना नीट 2025 बैच। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, ऑडियो वीडियो सब मस्त है, सब क्लियर है, बहुत ही सही बहुत ही सही। तो बेटा आज हमारा पहला लेक्चर है आप लोगों के 11वीं कक्षा का, आपके अर्जुना बैच का पहला लेक्चर है ज़ूलॉजी का। आप लोगों को कई सारी बातें हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताई थी, ओरिएंटेशन वाले वीडियो में बताई थी, बट फिर भी बच्चों, फिर भी क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो आज हम आपको थोड़ी बहुत जनरल बातें, देखो पढ़ना तो है ही, कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी कि हम नहीं पढ़ेंगे बेटा, चाहे पहली क्लास हो चाहे आखिरी क्लास हो, हमें पढ़ना तो है ही, तो हम टॉपिक तो पढ़ेंगे ही। आज हमें क्या पढ़ना है, बट बहुत सारी छोटी छोटी बातें बेटा ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करें, ठीक है मैम? बेटा आज पहली क्लास है तो आज की क्लास थोड़ी यूट्यूब पे भी है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, है ना? तो बेटा एक सेकंड बस, गिव मी जस्ट वन मोमेंट, just give me one moment, just give me one moment. yes, तो आज है बेटा हमारा यस ऐप पर क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं एक बारी चेक करा लेती हूँ, ऐप पर क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बारी मैं चेक करा लेती हूँ। एक सेकंड युगल बेटा, ये एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। युगल, एक तो आपका ये नहीं चल रहा है और प्लीज आप यहाँ पे रहिए एक बारी, ये नहीं चल रहा है, ऐप पर क्लास चल नहीं रही है, एक बारी आप चेक करा लो, ठीक है? यस, ऐप पर क्लास यूट्यूब पर ही है, तो बच्चों को क्लास कैसे ज्वाइन करना है? क्या बेटा अभी आपकी क्लास यूट्यूब पर चल रही है, आई थिंक आप लोग के, यस यस यस, तो ये पहली क्लास है हमारी यूट्यूब पर होती है, बाकी सारी क्लासेस हमारी ऐप में ही चलेंगी बेटा, ठीक है? यस, हाँ आप मेरी बात सुनो बेटा, यस ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में सारी चीजें बता रही हूँ आप लोगों को, मैं नजर आ रही हूँ ना, मैं क्लास तो शुरू कर सकती हूँ ना बेटा, मैं क्लास तो शुरू कर सकती हूँ ना? यस, आप लोगों को आप में से सारे बच्चों को बेटा क्लास, मतलब मेरी आवाज और मैं दिखाई दे रही हूं ना कि मैं शुरू कर सकूं, मैं कुछ बातें आप लोगों को बोल सकूं। अगर मैं दिखाई और सुनाई दे रही हूं तो आप मुझे एक बारी बेटा इसकी प्रेजेंस, एक बारी, पहली क्लास है ना, एक चीज मैं और आप लोगों को बता दे रही हूँ, पहली क्लास है, थोड़ा पेशेंस रखना बेटा सारे बच्चे, ठीक है? फर्स्ट क्लास होती है जब भी सेशन की, तो मुझे पता है आप लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, हमें भी बहुत एक्साइटमेंट होती है, और पहली बारी आप लोग, हो सकता है कई बच्चे पहली बारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत अगर चीजें, हाँ नोटिफिकेशन गया हुआ है ऐप में, बैच के पास गया हुआ है, बच्चों के पास गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है बेटा? आप लोगों के पास नोटिफिकेशन गई होगी कि आज हमारी क्लास जो है वो यूट्यूब पे होने वाली है, ठीक है? लिंक भी आप लोगों के पास होगा, ठीक है? बहुत बहुत सही, बहुत सही। तो यस 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 एवरीबॉडी, आज बेटा जो हमारा, पहले मेरी बात सुनो,
पहले मेरी बात सुनो, ठीक है, रिलैक्स करना, ठीक है। बहुत ज्यादा आज हम बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, पहले कुछ जनरल बातें करेंगे, फिर कंटेंट पे आएंगे, पढ़ना क्या है, कैसे है, क्या है, जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आपको कौन सी एनसीईआरटी खरीदनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, नोटबुक्स अलग अलग बॉटनी जूलॉजी की होनी चाहिए, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम यही करते हैं, आपको सबसे पहले बताते हैं आपकी जूलॉजी का जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बेटा अर्जुना बैच में, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चों को खरीदनी तो एनसीईआरटी बेटा न्यू एनसीईआरटी है 2023-2024 के एडिशन की। मैं सबसे पहले तो यही आपको बोलूंगी कि आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी खरीदनी है 2023-2024 न्यू एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। अब आप पूछो मैम न्यू एनसीईआरटी क्यों होनी चाहिए, पुरानी एनसीईआरटी अगर हमारे पास होगी उसके पहले की, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि बेटा बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पुरानी एनसीईआरटी में डिलीट हो चुके हैं और न्यू एनसीईआरटी में नहीं है वो। तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें बेटा कुछ टॉपिक्स है जो अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो वाले टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, प्लस बेटा कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं। मेरे कहने का ये मतलब है बेटा कि आपको अपडेटेड एनसीईआरटी लेनी है, जिस अपडेटेड एनसीईआरटी के बेसिस पर ही आपका नीट का एग्जाम आएगा। तो प्लीज बाय न्यू एनसीईआरटी। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, ठीक है, यस, ऐप इज नॉट वर्किंग। अब मैं बेटा क्लास युगल एक तो इसको ठीक कराऊं, ऐप इज नॉट वर्किंग, ऐप इज नॉट वर्किंग। सिर्फ बच्चों को यूट्यूब से लेक्चर अटेंड करना है। यस एवरीवन, एनिमल किंगडम नहीं पढ़ेंगे क्या बेटा? मैं आपको बता देती हूं। आपके बायोलॉजी को बेटा आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेटा जूलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो आपको न्यू एनसीईआरटी खरीदनी है, ये बात सबको समझ में आ गई बेटा। मेरी बातें जिस जिसको समझ में आती जाएंगी ना, एक बारी मुझे थम्स अप देते जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, आज बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट है बेटा आपको 2023-2024 वाली एडिशन वाली न्यू एनसीईआरटी बाई करनी है, क्योंकि उसी में आपको अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। पहला काम आप लोगों का ये है। दूसरी बात बेटा, जो पहली बारी कोई बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है तो उसको मैं बता दूं, क्योंकि आप बेटा 10वीं कक्षा से आ रहे हैं, अभी 11वीं में आपने बेटा 10th क्लास में एक पूरा साइंस पढ़ा था। साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी कंबाइंड पढ़ी थी। अब जब आप बेटा 11वीं में आए हैं तो आपकी फिजिक्स अलग हो गई, आपकी केमिस्ट्री अलग हो गई, आपकी बायोलॉजी भी बेटा दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये बातें बताना बहुत जरूरी है बेटा फर्स्ट क्लास में। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता है, तो मेरा फर्ज है पहली क्लास में मैं एटलीस्ट आपको ये बेसिक चीजों की क्लैरिटी दूं, है ना। तो बायोलॉजी में बेटा आपको दो पार्ट्स में बायोलॉजी डिवाइडेड है। यहाँ पे पेपर तो देखो बायोलॉजी कंबाइंड ही है, लेकिन बॉटनी और जूलॉजी ये दो आपके बेटा पार्ट्स होंगे बायो के। जूलॉजी में बेसिकली आप एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो मेरा सब्जेक्ट है। बॉटनी में बेसिकली यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट्स। तो रुपेश सर आपकी बेटा बॉटनी की क्लासेस लेंगे, प्लांट बायोलॉजी वाली, और जूलॉजी की क्लासेस बेटा मैं लूंगी जो एनिमल्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये बात की आपको क्लैरिटी आ गई। अच्छा, अब जो बेटा हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं जूलॉजी में, बायोलॉजी में जूलॉजी के जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जो हम बैच के अंदर जिस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, आप जब अर्जुना नीट 2025 ऐप पर बेटा बैच खोल के देखेंगे तो आपको ऐप के अंदर ऑलरेडी बेटा सारे शेड्यूल सब कुछ आपको प्लानर अपडेटेड मिलेगा कि हम कौन से मंथ में, कौन से दिन में, कौन से चैप्टर्स, कौन सी क्लास हमारी होने वाली है। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूं, ये आपके जूलॉजी के चैप्टर्स है बेटा, ये आपके जूलॉजी के चैप्टर्स है। नंबर 1 आप पढ़ रहे हैं बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था मैम हम एनिमल किंगडम से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा एनिमल किंगडम यस, चैप्टर नंबर के अगर सीक्वेंस में देखोगे तो एनिमल किंगडम पहले आता है एनसीईआरटी में, बट बेटा हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमने सीक्वेंस बेटा इसी तरीके से रखी हुई है, जिस सीक्वेंस में पढ़ने से आपको जो कनेक्टिंग टॉपिक्स है ना बेटा उसकी क्लैरिटी बेटर होती जाए। हम आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, बट
अगर हम इस पैटर्न में चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो उससे आपको कनेक्टिविटी बेटर महसूस होगी और आपकी क्लैरिटी ज्यादा बेटर होगी। वी आर गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग, बट दिस इज द सीक्वेंस बेटा। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। फिर हम बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, फिर एनिमल किंगडम पढ़ेंगे और फिर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स जूलॉजी में है, बॉटनी में नहीं है। ऑल्सो मैं आप लोगों को ये बता दूं बेटा, आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेके केमिकल कोऑर्डिनेशन तक वाला चैप्टर, क्या किसी बच्चे को ये पता है कि ये सारे चैप्टर्स को एक साथ मिला के एक यूनिट है? अगर किसी ने, यस एवरीबॉडी, जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा, क्या किसी को पता है ये पूरी यूनिट क्या कहलाती है, जहां हम ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, इसके बारे में पढ़ते हैं? वेरी गुड, किसी बच्चे ने तो आंसर दिया पर बहुत तेजी से नाम चला गया उसका। इसको बोलते हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो आप बेटा जब आगे जाके आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वैसे तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जब आप डॉक्टर सोचते हैं ना कि अपन डॉक्टर बनेंगे, तो दिमाग में ना ये वाला टॉपिक आता है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है ना, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, बोन्स के बारे में पढ़ना है। सो दीज आर ऑल द ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर। पुरानी एनसीईआरटी में डाइजेशन वाला चैप्टर था, न्यू एनसीईआरटी में उड़ा दिया, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी में डाइजेशन वाला चैप्टर था, न्यू एनसीईआरटी में उड़ा दिया है। पुरानी एनसीईआरटी में बेटा इस चैप्टर में भी बहुत डिटेल में दिया हुआ था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई, ईयर, न्यू एनसीईआरटी में उड़ा दिया है। लेकिन बेटा पता है, अच्छा पहले यहां तक बताओ, ये सारे जूलॉजी के चैप्टर्स तुम्हें समझ लगे बेटा कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है? ठीक है, जनरल बातें समझ में आ रही है बेटा? मुझे तुम लोग थम्स अप दे के मुझे वो इंटरैक्शन करना कि तुम्हें समझ लगा कि मैम ये वाले चैप्टर्स है जो हमें इस सीक्वेंस में 11वीं कक्षा में जूलॉजी में पढ़ने हैं, और ये हमारे जूलॉजी के सारे चैप्टर्स है बेटा जो 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। और हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? आज जो हमें पढ़ना है वो चैप्टर है ये। और पता है ये बहुत ही बेटा, मतलब मैं क्या बताऊं, इसके साथ बेटा बहुत अन्याय हुआ है। इस चैप्टर के साथ अन्याय क्यों हुआ है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, है ना। बच्चों के साथ भी अन्याय हो गया है और बेटा हमारे साथ भी अन्याय हो गया, क्योंकि ना ये चैप्टर हम कि इसमें क्या है क्या नहीं है ये समझाना ना सबसे पहले जरूरी है, वरना बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मैम न्यू एनसीईआरटी में तो ये नहीं है, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। तो इसीलिए बेटा इस चैप्टर के बारे में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें पहले बतानी पड़ेगी, ठीक है। डन 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 डन, बहुत शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बेटा चैप्टर शुरू करूं और चैप्टर के बारे में वो जो कंफ्यूजिंग चीज है वो मैं आपको बताऊं, जिससे अक्सर हमें भी मौत आती है ना, बच्चों को तो आखिरी तक इस साल के बेटा तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि तुम अभी 11वीं में आए हो। जो इस साल के बेटा 12वीं के हमारे लक्ष्य के प्यारे प्यारे सपोले थे और जो यकीन के स्टूडेंट्स थे बेटा वो बड़े परेशान थे, मैम इसमें क्या पढ़े क्या छोड़े, फ्रॉग है फ्रॉग नहीं है। तो बेटा आप तो बहुत करेक्ट सिचुएशन में हो, आप तो पहली बार अभी 11th पढ़ रहे हो, तो जब चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो आपको बताऊंगी क्या क्या इस चैप्टर में से आपको पढ़ना है। बट बेटा चैप्टर में क्या पढ़ना है उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूरे साल आपको कैसे पढ़ना है, पूरे सेशन आपको कैसे पढ़ना है, पूरे थ्रू आउट आप 11th और 12th में ऐसे पढ़ाई कैसे करें कि आपको ड्रॉप ना लेना पड़े और एक बारी में आपका सिलेक्शन हो। उसके लिए आपको अपने क्लास में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, पहले उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है जी। हाउ टू प्लान द लेक्चर, बेटा देखो आपके लेक्चर्स जो होंगे वो लाइव लेक्चर्स होंगे, और मैं आप लोगों को एक क्लियरली एक बात बता दे रही हूं, आज का डेट आप नोट करके रखो। मैं लास्ट ईयर के अर्जुनास को भी ये चीज बोलती थी कि बेटा डेट नोट कर, जब तू अगले साल यहाँ पे बैठेगा ना तब तू कहना कि मैम हमारे पास बहुत टाइम था। अभी तो तू कह रहा है कि मैम बहुत टाइम है हमारे पास, मैम हमें तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, बट ये समय जो है इतनी जल्दी बीतेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आज का दिनांक है 8 अप्रैल 2024 और 8 अप्रैल 2025 आने में बेटा बहुत देरी नहीं लगेगी। और ये मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि कई बच्चों को अभी लगता होगा कि बहुत समय है हमारे पास, बहुत टाइम है हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए, मैम हम तो कर लेंगे आराम से, हमें क्या टेंशन है। बट बेटा ये समय
इतनी जल्दी बीतता है, इसमें आप लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी, जो आपको अवॉइड करनी है, सो दैट बेटा 1 साल के बाद जब आप इस 2025 के डेट पे आओ तो खुशी खुशी लक्ष्य के बैच में बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आपके बेटा लेक्चर्स जो हैं वो लाइव होंगे, बट कई बच्चे कहते हैं मैम अगर हम लाइव अटेंड ना कर पाए, पहली प्रायोरिटी आप सबकी बेटा ये होनी चाहिए कि आप लाइव लेक्चर्स ही अटेंड करो। फर्स्ट प्रायोरिटी लाइव लेक्चर। पूछो क्यों मैम, पूछो क्यों लाइव लेक्चर क्यों अटेंड करना चाहिए? बेटा सबसे पहली बात, अगर आपके मन में ये रहता ना कि मैं रिकॉर्डेड कर लूंगा, वो काल करे सो काल ही हो जाता है, वो काल करे सो आज कर वाला सिस्टम आपके में नहीं रहता है बेटा। आपके अंदर इतनी सिंसियरिटी आ ही नहीं पाती कि आप बोलते हो ना मैं बाद में कर लूंगा, वो बाद वाला टाइम कभी आ ही नहीं पाता। ठीक है, कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो गई कि यार आपको जाना ही पड़ गया कहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। बट बेटा जितनी मेरी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लाइव लेक्चर अटेंड करो, वरना बेटा आप ना ये करते ही रह जाओगे कि कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी। वो कब करोगे और वो कब बेटा लेक्चर्स पाइल अप होते रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहीं भी बाई चांस बेटा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं जाना पड़ गया तो रिकॉर्डेड देख लो। हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं, आपके लाइव जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप के अंदर मिल भी जाएंगे, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लाइव लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड जो फॉर्म में है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, बट ट्राई टू अटेंड बेटा लाइव लेक्चर्स, वेरी यूजफुल। नोट्स एंड टॉपर नोट्स। मैम टॉपर नोट्स ले लेते हैं मैम, टॉपर मैम रैंक 1 वाले बंदे की नोट्स ले लेते हैं, हम भी टॉप कर जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल ही गलत है। किसी भी बेटा नोट से आपको 100% सपोर्ट तो मिल सकता है, किसी के भी नोट से आपको सपोर्ट मिल सकता है, बट अगर आपको सिलेक्शन करना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वो एक सीट चाहिए, तो आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। आपको लाइव क्लासेस में बेटा क्लास नोट्स बनाने हैं। आप पूछो मैम कैसे बना सकते हैं क्लास नोट्स? बेटा सफिशिएंट टाइम होता है, आप अपने भैया दीदी लोगों से पूछो जो लक्ष्य बैच में पढ़ रहे हैं, यकीन में पढ़ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है। क्लास में बेटा आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है कि आप क्लास में क्लास के नोट्स बना सको। पता है इससे क्या फायदा होता है? इससे बेटा एक तो ये फायदा होता है कि आप चीजों को लिखते हैं। ह्यूमन माइंड, आगे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन माइंड के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन माइंड ऐसा है ना बेटा कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं ना यार, लिख लिख के चीजों को करते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा बेहतरीन तरीके से ना वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, फिट हो जाती है। आप समझ रहे हो? इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूं जब आप रिवीजन भी कर रहे हो ना बेटा, तो आप कई लोग कहते हैं मैम हम तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं पर मार्क्स नहीं आ रहे मैम, हम रिवीजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्बली रिवीजन कर रहे होते हैं। उनको एक बार अगर मैं बोल दूं ना बेटा तूने तो 10 बार रिवीजन किया है, तू कह रहा है मेरे नंबर नहीं आ रहे, पर मैम मैंने 10 टाइम्स रिवीजन किया है। मैं जब उससे पूछूंगी ना तो मुझे पता चलेगा उसने लिख लिख के कभी देखा ही नहीं, उसने लिख लिख के कभी देखा ही नहीं। आपको क्लास में नोट्स बनाने, वो तो पहली बार बेटा आप किसी चीज को लिख रहे होंगे। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप चीजों को रिवाइज करते हैं ना बेटा, आपको क्लास में पढ़ाया, आपने क्लास के नोट्स को बेटा, मैं आपको गारंटी देती हूं क्लास के नोट्स को, स्पेशली बायोलॉजी के नोट्स को ना 15 से 20 मिनट में एक क्लास के लेक्चर के नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, अगर तुमने क्लास में फुल अटेंशन के साथ में पढ़ाई की है। यू विल टेक ओनली 15 and 20 minutes, 15 to 20 minutes मैक्सिमम टू रिवाइज द टॉपिक। और मैं आपको बताऊं बेटा, इसीलिए कहते हैं क्लास में अटेंशन से सुनना जो भी पढ़ा रहे हैं। क्लास में पढ़ तो यहां रहे हो और मन में गाना बज रहा है, गुनगुना रहे हैं भव, ऐसे बेटा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। क्लास में बैठे हो, क्लास का अटेंशन बिल्कुल क्लास में होना चाहिए, कंटेंट 80 से 90% क्लास में याद होना चाहिए, तभी आप जब उसको रिवाइज करोगे आपको 15 मिनट या 20 मिनट टाइम लगेगा। वरना क्या होगा, क्लास में अटेंशन था ही नहीं, फिर क्लास बंद की, रिवीजन करने चले, आधे टर्म समझ नहीं आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा उस टॉपिक में लगा दिया जिसमें 15 मिनट लगने चाहिए थे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? थम्स अप देते जाओ, सपोला आर्मी, यस एवरीबॉडी। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जितना बोलो उतना कम है बेटा। क्लास में आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, आप अभी मेरे से पढ़ोगे भी और आप मेरे नोट्स देखोगे भी, मैं आप लोगों को प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊंगी, प्योर
एनसीईआरटी बेस्ड, आपका पेपर नीट का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आता है। इसमें बहुत सारे ऐसे ज्ञानी बच्चे अभी आएंगे, मुझे पता है ये बात, बहुत सारे ज्ञानी बच्चे आएंगे, मैम इसका भी पढ़ लेते हैं, मैम इन टीचर का भी पढ़ लेते हैं, मैम इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, मैम उस बुक से भी पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी में ही बेटा 11th में ही 12th में ही पीएचडी करने लगते हैं, डॉक्टर बनने लगते हैं। आपको 11th और 12th में डॉक्टर नहीं बनना है, आप डॉक्टर बन पाओ उसके लिए आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना है जो आपको डॉक्टर बनाने में आगे मदद करे। बेटा यहां पीएचडी नहीं करनी है। बेटा बायोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाओगे तो सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा, फिजिक्स में एक्सपर्ट बन जाओगे तो सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। रेलेवेंट पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं अपने सिलेक्शन की जर्नी, मैं अपनी नीट की जर्नी से, बेटा मेरी नीट की जर्नी अर्जुना बैच में एक यूट्यूब पे ही मेरा एक वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने बहुत दिल खोल के बात की है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में ये बहुत बड़ी गलती की थी बेटा, कि मैंने जो नहीं पढ़ना था उस पर बहुत टाइम वेस्ट किया, और कोई बताने वाला ही बेटा मुझे लगता है कि नहीं था कि यार ये मत पढ़ो, ये काम का नहीं है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे टॉपिक्स पढ़ रही हूं जो काम के ही नहीं है। तो क्या नहीं पढ़ना, क्या डिस्कार्ड करना है, वो जानना बहुत जरूरी है बेटा। जो गलती हमने की है, मैं नहीं चाहती वो गलती आप करो बेटा। आपको प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी है। जब मैं ये बोलती हूँ तो बच्चों को लगता है एनसीईआरटी बड़ी इजी है। अभी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है उसको समझना कितना कठिन है, और उसी लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए बेटा हम हैं आपके लिए। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड एक बुक मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूं बहुत जल्द। इस महीने आप लोगों को वो बुक भी मिल जाएगी, एंड दैट बुक इज जूलॉजी मेड इजी। तो आप लोगों के पास होगी जूलॉजी मेड इजी, प्योर बेटा हैंड रिटन नोट्स हैं वो, इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है वो इस बुक में है। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी, ये सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से करेगी, लेकिन नोट्स आपको क्लास में बनाने हैं। मैं बार बार ये बात आपसे कह रही हूं, ठीक है। इस बुक की बात तो बेटा बाद में देखी जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड बेसिकली आपको पढ़ाई करना है। क्या रेलेवेंट है वो आपको जानना जरूरी है, इररेलेवेंट चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, देखो आज से 15-20 साल पहले क्या पेपर में आता था उससे आपको मतलब नहीं है। मैम रिसेंट ईयर्स में पेपर का पैटर्न क्या है, बोलते हैं ना बेटा वक्त के साथ साथ आपको बदलना पड़ता है। जब आप 12वीं कक्षा में आओगे तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में हम बोलते हैं कि यार नेचर ना सिलेक्ट करता है, नेचर सिलेक्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो बोलते हैं कि जब एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो आप उस चेंज में सर्वाइव कर पा रहे हो या नहीं, वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा, है ना बेटा। तो वैसे ही बहुत पहले के टाइम पे पेपर कैसे आता था उससे आपको मतलब नहीं है। मैम रीसेंट ईयर का जो पैटर्न है ना, उस रीसेंट ईयर के पैटर्न के बेसिस पर ही आपका पेपर आने वाला है। मैं आपको पीवाईक्यूज क्लास में कराऊंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैम पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पिछले कुछ सालों में पेपर कैसा आया है। और उससे दो चीजें फायदा होता है। एक फायदा होता है कि आपको ये पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। हालांकि सारे सपोले यही बोलते हैं मैम हमारे टाइम पे पेपर डिफिकल्ट आया था, मैम उनका पेपर बहुत इजी था, बोलते हैं ना, अपनी 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 वो ग्लास में पानी कम ही लगता है। अंग्रेजी का एक डायलॉग है, मुझे लगा कि तुम्हें समझ अंग्रेजी में थोड़ा कम आएगा। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना, दूसरे ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अपनी हमेशा चीजें तुम्हें लगता है कि मेरा ही खराब है उसका अच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो एक तो ये पता चलेगा कि पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, और मेरा वादा है बायो के क्वेश्चंस ऐसे तुम चुटकियों में कर रहे होगे बेटा। मैं कसम से बता रही हूँ, 1-2 चैप्टर्स के बाद तुम प्रो हो जाओगे कि मैम अब तो हम ऐसे कर पा रहे हैं। पीवाईक्यूज के अलावा भी हम कुछ और अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसका दूसरा फायदा ये है कि तुम्हें बेटा कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैंने क्लास में पढ़ा, जो मैम ने बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली मैम वही आया हुआ है। ये हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, वो प्रूफ होता है। मुझे तुम्हें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, टीचर्स को तुम्हें प्रूफ देने की थोड़ी जरूरत है। इतने साल से पढ़ा रहे हैं आप, फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि रेलेवेंट ही आपको पढ़ाया जाएगा। बट स्टिल बेटा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो उससे ये फील आएगी आपको, उससे आपको ये फील आएगी कि मैम नहीं जो पढ़ा था ना वो बिल्कुल रेलेवेंट है, और वैसा ही मैम पेपर में पूछा जाता है। थम्स अप दे दो, थम्स अप, जल्दी जल्दी जल्दी
थम्स अप दे दो अगर तुम्हें समझ में आ गया। यस मैम, टेस्ट देना है कि नहीं? तो टेस्ट से मेरे सारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले डरते हैं। टेस्ट से मेरे जग से न्यारे सपोले बहुत डरते हैं। बेटा मैं एक बात आपको बताऊं, अगर मैं अभी अपने लक्ष्य के बच्चे से ना नीट के एक दिन पहले पूछूंगी ना, बेटा तैयारी हो गई 100%, मैम अभी भी लग रहा है बाकी है, तो प्रेपरेशन जो होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। ये हमेशा अंदर से फीलिंग आती है कि तैयारी पूरी नहीं हुई है। तैयारी पूरी हो, तैयारी पूरी ना हो, आपको टेस्ट 100% देना है। टेस्ट 100% देना है। बेटा मेरे को एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, बोर्ड्स जब तुम दे रहे थे तो तुम्हें ये लग रहा था कि मुझे 100 पूरा हो गया है? एग्जाम देने से पहले पहले तक भी ना ये फीलिंग आ रही होती है, यार अभी भी बचा है यार, अभी भी बचा है यार, मुझे को लग रहा है मैं भूल रही हूं, अभी भी ये बच गया यार, मैंने तो ये वाला टॉपिक। तो इस चक्कर में कि मेरी तैयारी नहीं हुई है पूरी, मैंने पूरा नहीं किया है, मैं पेपर नहीं दूंगी, ये सबसे बड़ी मूर्खता है बेटा। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये मूर्खता आपको नहीं करनी है बेटा। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। कई बार मैंने भी ऐसा किया है, मेरी तैयारी नहीं हुई है, अरे तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ, इट्स ओके। आप पेपर दो बेटा, आप जितना प्रिपरेशन हो, मैं तो ये कहती हूँ पहली बात तो कोशिश करो कि पूरी प्रिपरेशन के साथ में पेपर दो, लेकिन अगर कभी नहीं भी हो पाता तो भी आपको पेपर स्किप नहीं करना है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो आपको गलतियों का एहसास होगा। टेस्ट देंगे तो गलतियों का एहसास होगा, और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जो गलतियां आपने की वो आप रिपीट ना करो, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो। आपको बेटा टेस्ट पेपर के सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, हमारी तरफ से मिलेंगे, लेकिन बेटा आपको पेपर देना है। जो गलतियां की है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में बेटा, अगर वो गलती, बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरे को बैठ के अभी सुन रहे होंगे, पेरेंट्स को मेरा नमस्कार, मैं उनको भी बता देती हूँ, आप मेक श्योर करना कि आपके बच्चे टेस्ट की एनालिसिस करते हो। क्योंकि बेटा मैं आपको बताऊं, आप 11वीं और 12वीं में इतने टेस्ट दे देंगे, इतने टेस्ट दे देंगे, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस की लिमिट है बेटा, टॉपिक्स तो वही है, क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक में से घुमा फिरा के आते हैं। और वो बच्चा जिसने जो गलती की थी ना क्वेश्चन में, अगर वो उसको रेक्टिफाई नहीं करता है तो फिर तो बेटा वो क्वेश्चन मार्क आपका हमेशा डाउट ही रह जाएगा। पता चला ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आ गया और आपको फिर ना वो फीलिंग आ रही होगी, गिल्ट हो रहा होगा कि काश मैं उस टाइम पे सॉल्व कर लेता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा कई सारे बच्चे आ रहे हैं, मैम जल्दी स्टार्ट करो, मैम देर में स्टार्ट करो, मैम वैसे करो। बेटा मैं आपसे पहले से रिक्वेस्ट कर रही हूं, डे 1 से आप प्लीज कोशिश कीजिए कि आप अपने टीचर को ज्ञान ना दें कि ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आप कौन सी कक्षा में हैं बेटा? 11वीं में हैं, अभी जस्ट आए हैं, ठीक है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके सामने टीचर पढ़ा रहा है शायद वो आपसे थोड़ा तो ज्यादा जानता ही है और बेहतरीन जानता है, शायद जो आपको करेक्टली गाइड कर पाएगा और उसे पता है कि किस वक्त में क्या बात और क्या करना आपके लिए ज्यादा जरूरी और अच्छा है। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, वरना आप देंगे भी तो बेटा फास्ट और स्लो थोड़ी हो सकता है। वो तो मैं सबको पढ़ा रही हूँ इक्वली, मेरे लिए मेरा हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है पहली कक्षा में बच्चों को बहुत बेसिक चीजें नहीं पता होती है, तो मैं तो बताऊंगी बेटा, ठीक है? एनीवे, टाइम टेबल, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम टाइम टेबल बनाना है, कैसे बनाना है? बेटा टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है। मैम आपको अपना टाइम टेबल बना के पकड़ा दें कि बेटा तू इसे फॉलो कर, वो आपके लिए व्यर्थ है। आपको मेरे टाइम टेबल से कुछ फायदा नहीं होने वाला, फायदा आपको अपने खुद के टाइम टेबल से होने वाला है। क्यों बेटा? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल जाते हैं, कई बच्चे हैं जो डमी स्कूल जाते हैं, डमी स्कूल वाले हैं मतलब, है ना? तो सबका बेटा शेड्यूल टाइम टेबल अलग होगा। कोई सुबह पढ़ने वाला बच्चा है, कोई रात में पढ़ने वाला बच्चा है, किसी की बायोलॉजी वीक है, अगर वीक है तो अभी हम स्ट्रांग बनाएंगे, किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, तो कोई किसी को ज्यादा टाइम दे रहा है, कोई किसी को टाइम दे रहा है, तो टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है। बट मैं एक आपको सजेशन दूंगी, वो सजेशन ये है कि आप बेटा टाइम टेबल में मैं आपसे कहूंगी कि आप डेली गोल्स बनाया करो। ये मैं आपको सही बता रही हूं, इसके लिए आप मुझे थैंक यू करोगे कि मैम थैंक्स, आपने ये वाली बात हमें बताई। आप अपने डेली गोल्स बनाओ। डेली गोल्स का मतलब होता है, जैसे मैं भी सुबह उठती हूँ ना बेटा, तो मैं अपने पूरे टाइम को डिवाइड कर लेती हूँ कि मेरे को सुबह योगा करना है, फिर मुझे अपने लिए ये जूस बनाना है, फिर मेरे को अपना एक डायरी लिखनी है, फिर मुझे पेपर बनाना है,
फिर मुझे ऑफिस जाना है, फिर मेरे को अर्जुना की पीपीटी बनानी है। तो मैं एक शेड्यूल अपने पूरे दिन को ना डिवाइड कर देती हूँ। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि मैं ना उन चीजों को बहुत अच्छे से अचीव कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे प्लानिंग है मेरे पास। तो आपकी जीवन की भी एक प्लानिंग, जो इंसान थोड़ा प्लानिंग करके चलता है ना, तो थोड़ा बेटर वे में उसको फॉलो कर पाता है। अगर आप अपने पूरे, मैं नहीं कहती कि बहुत बड़े बड़े टारगेट बनाओ बेटा, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना। अभी तो आप लोगों को ना बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एनर्जी है, 4 घंटे पढ़ लेंगे जूलॉजी, 6 घंटे फिजिक्स पढ़ लेंगे, ये एनर्जी अभी होती है। बाद में 1 घंटे 45 मिनट से अगर मैंने 1 घंटे 50 मिनट कर दिया तो तुम्हें मौत आने लगेगी, कहोगे मैम बस करो, मैम बस करो, मैम छुट्टी 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 छुट्टी। तो ऐसे गोल्स बनाओ जो तुम्हें ओवरबर्डन ना करे, जिनको तुम बहुत इजीली फॉलो करो। और ऐसे जब आप बेटा धीरे धीरे फॉलो करने लोगे ना, तुम्हारी इतनी जबरदस्त बेटा शेड्यूल बनेगा, तुम इतनी जबरदस्त तरीके से चीजों को प्लान कर पा रहे होगे और उसको फॉलो कर पा रहे होगे कि तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं कहती हूँ डेली टारगेट्स बनाओ, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ, मेक स्मॉलर गोल्स, अचीव देम, यू विल फील गुड एंड देन बेटा यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। मेरी बात समझ गए? आगे बात करते हैं डीपीपी। हमने देखा है डीपीपी में बच्चे कामचोरी करते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। आपको डीपीपीज मिलती है बेटा हर लेक्चर के साथ में। आपको आज के लेक्चर में नहीं मिली होगी क्योंकि ज्यादा टॉपिक कंप्लीट होगा नहीं। तो जैसे जैसे आपके बेटा बड़े बड़े टॉपिक्स कुछ कुछ कंप्लीट होते हैं बैच के अंदर, तो आपको कुछ उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड 10-12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपके क्विज फॉर्म में रहता है बेटा ऐप में, आपको वो जरूर करना है। डीपीपी स्किप नहीं करना। हमने देखा है आधे बच्चे कामचोरी में नहीं करते हैं बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टॉपिक पे होल्ड कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन डीपीपी जरूर लगाने हैं। जो टॉपिक पढ़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जो टॉपिक पढ़ा डीपीपी लगा ली, जो टॉपिक पढ़ा डीपीपी लगा ली, बहुत बढ़िया होल्ड बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई तो दिल बनाओ, जल्दी से दिल बनाएंगे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले। बस हमारी बेटा चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। आर यू गाइज रेडी? जोश और एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए हमारे लेक्चर में। देखो मेरे लेक्चर में बच्चा सो ही नहीं सकता, मैम की आवाज ही इतनी तेज है कि आपको सोने नहीं देंगे, सोते हुए बच्चे को जगा देंगे सीट से, ठीक है? तो आप सो नहीं पाओगे। लेकिन बस लास्ट बेटा कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। हमारी प्यारी प्यारी सपोला आर्मी जो अभी बेटा आई है हमारे बैच में, अभी तुम्हारा साइज बेटा इतना है, छोटे पिद्दू से साइज के बेटा तुम सपोले हो। ये हमारे सपोले हैं, बिल्कुल पिद्दू से, ठीक है? हमारे पिद्दू से सपोले हैं। और पिद्दू से सपोले 11वीं में पढ़ते पढ़ते थोड़े इस साइज के बनेंगे। पूरी 11वीं जब पढ़ लेंगे तो थोड़े बड़े साइज के सपोले बन जाएंगे, ठीक है ना? यस। और फिर बेटा क्या होगा पता है? ऐसे बच्चे जिन्होंने मैम की बात नहीं सुनी, जिन्होंने बेटा सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा, बहुत सारे वीडियोस देखते हो ना, 11वीं बर्बाद है क्या करें मैम, 11th में पूरा बैकलॉग हो गया है क्या करें। तो बेटा जब पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो शक्लें ऐसी बनाओगे 11वीं के बाद कि मैम गुस्सा आ रहा है, मैम क्या करें, मैम समझ नहीं आ रहा, मैम बैकलॉग हो गया, तो तुम्हारी शक्लें ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना? यस। और फिर बेटा गुस्सा करने से कोई फायदा तो है नहीं। फिर तुम आओगे बेटा लाइन पे, फिर तुम आओगे धरती पे, कहोगे अब जो बात गई सो बीत गई सो बात गई। फिर तुम आओगे 12वीं में तो तुम ऐसे सपोले बनोगे, फिर से इनोसेंट बन जाओगे कि मैम अब पढ़ा दो, मैम अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, मैम प्रॉमिस करते हैं 12वीं में कोई गलती नहीं करेंगे। और फिर बेटा जब तुम अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो बेटा मेडिकल कॉलेज में ऐसे एप्रन पहन के तुम मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे। काश तुम्हारी शक्लें ऐसी ही दिखती ना तो एनीवे तुम बड़े बेटा बेहतरीन डॉक्टर बन जाओगे। तो ये सपोला आर्मी का पूरा सफर है बेटा जो मैंने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अगर बेटा तुम्हें इस छोटू से पिद्दू से सपोले से ऐसे डॉक्टर वाला सपोला बनना है तो थ्रू आउट द सेशन कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो बार बार हर बार कई सारे टीचर्स आपको बता चुके हैं बेटा। और वो बात है पेशेंस, डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। पेशेंस एक डॉक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को कहती हूं, आप लोग हैं हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग हैं हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स के अंदर होता है इमेंस लेवल ऑफ पेशेंस, इमेंस लेवल ऑफ पेशेंस। मुझे ये शायद बताने की भी जरूरत ना हो, आपने ऐसे कई बेहतरीन एग्जाम्पल्स देखे हैं।
सर्जरी करते हुए कई डॉक्टर्स को देखे कि कितने आवर्स तक बेटा वो खड़े रह के बिना खाए पिए बिना किसी चीज के उन्होंने कंटिन्यूअसली वो सर्जरी की, सक्सेसफुल हुए। कितना पेशेंस चाहिए होगा बेटा उस चीज को करने के लिए। और जब आप 11वीं में आते हैं, मैं आपको बता रही हूं ऑलरेडी, जैसे कई बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता, मैम पढ़ाना स्टार्ट कर दो, मैम पढ़ाना स्टार्ट कर दो। जब मैं 5:45 तक आपकी क्लास लूंगी तो आप कहोगे कि मैम बस इसके बियॉन्ड और मैम बैठा नहीं जा रहा है, मैम प्लीज और मत पढ़ाओ। कई लोग जब आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, हमसे नहीं हो रहा मैम प्लीज मत करो। तुम्हारे अंदर बेटा पेशेंस सबसे पहले तुम्हें डेवलप करना है। आप सबको मैं ये बता दूं बेटा, आप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने वाले हैं। आप सबको मैं डे 1 से क्लैरिटी दे दूं कि ये कोई बहुत ऐसा काम नहीं है कि 11th 12th पढ़ लिया, नीट निकाल ली, बस अब तो ऐश ही ऐश है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपके बहुत सारे भैया दीदी हैं कॉलेज में, आप उनसे पूछिएगा कि बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा बेटा टाइम आपको अपने करियर को देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, तब जाके एक आम इंसान डॉक्टर बन पाता है बेटा। तो ये जो एप्रन है ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। किसी ह्यूमन को ट्रीट करने का जो चांस है बेटा वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, वो अर्न करना पड़ता है, वो आप अर्न करोगे। ये जीवन जो आप डॉक्टर बनोगे बेटा, वो जीवन आपसे बहुत कुछ मांगेगा। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स बेटा जो इस मेंटालिटी के साथ आए हैं ना कि नहीं 2 ही साल की तो पढ़ाई है फिर तो मौज ही मौज है, इस मेंटालिटी के साथ आप मत आइए बेटा। मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ और ये डरा नहीं रही हूं बेटा, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बच्चे ये अवेयर ही नहीं होते हैं कि आपको आगे भी बहुत पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई से डरना थोड़ी है कि मैम पढ़ाई करनी है तो डरने वाली बात है। तुमने क्या सोचा था डॉक्टर बनोगे तो क्रिकेट खेलोगे क्या? वहां पे क्रिकेट खेलने का बेटा ऑप्शन तो मिलेगा बाद में, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना यार। पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट ये नहीं कह सकते कि बस बेटा 10th का बोर्ड निकाल ले, 12th का बोर्ड निकाल ले फिर लाइफ सेट है, नीट निकाल ले फिर लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है बेटा, लाइफ तो सेट होगी होगी और आप शायद कई लोगों की लाइफ सेट कर रहे होगे। तो बहुत ज्यादा पेशेंस आपको चाहिए होगा बेटा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होगा। मैं खुद बेटा आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को इनकलकेट किया है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कोई भी काम जो मुझे पूरे दिन भर में करना है, मैं उसे पूरे टाइम लाइन होती है मेरी, मैं उसी से स्टिक करके काम करना पसंद करती हूँ। और मैं बहुत उस चीज को बेटा मैं फील करती हूँ कि उस चीज ने मुझे मेरे करियर में बहुत हेल्प किया है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरा डिसिप्लिन होना एक बहुत एडेड एडवांटेज मुझे देता है, मुझे ऐसा फील होता है मेरे जीवन में। तो आप अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो आप हमेशा बेटा एक लेवल, एक सीढ़ी हमेशा ऊपर रहेंगे। तो आप हमेशा बेटा डिसिप्लिन से हर काम को करना, आप हार्डवर्क करना कभी मत छोड़ना। देखिए बेटा ये आपका एक नीट एग्जाम है, आपको चाहे आप मेडिकल कॉलेज में ही क्यों ना चले जाओ, आपको आगे भी बहुत सारे एग्जाम देने हैं। ये पहला एग्जाम नहीं है जो आप एक एग्जाम हो गया खत्म हो गया, नहीं बेटा, आपको ऐसे कई सारे जीवन में एग्जाम देने हैं। आप डॉक्टर बन गए वेल एंड गुड, आप डॉक्टर नहीं बने तो भी वेल एंड गुड, आप कुछ ना कुछ तो आगे बेटा जीवन में कर रहे होगे। पर जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत करता है वही व्यक्ति बेटा अपने टारगेट को अचीव करने में सफल हो पाता है। इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। आपके छोटी छोटी किए हुए कार्य, आपकी छोटी छोटी की हुई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में डॉक्टर नहीं बना, कोई भी व्यक्ति एक दिन में टीचर नहीं बना, कोई भी व्यक्ति बेटा एक दिन में नहीं कुछ बन पाता। हर एक व्यक्ति जो आज की डेट में कुछ भी कर रहा है उसने छोटे छोटे एफर्ट्स किए होंगे, मेहनत की होगी और वो बेटा क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको रिजल्ट के फॉर्म में दिखता है। गिव अप नहीं करना है बेटा, ठीक है। आप बड़ी जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है,
यार प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं समझती हूँ एक स्टूडेंट को कितनी कभी कभी डिमोटिवेशन आती है, मैम हमें पढ़ना पड़ रहा है, दूसरों को देखते हैं ना तो लगता है मैम उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मैम आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मैम आप तो ऐसे करते हो, आप तो वैसे करते हो, मैम इसको देखो ऐसे कर रहे हैं। बेटा दूसरों की जिंदगियों से इन्फ्लुएंस और अफेक्ट नहीं होना है। आप दूसरों की जिंदगी में फिलहाल है नहीं, आप 11वीं में हैं, आपकी फिलहाल की जिंदगी आपसे डिमांड करती है कि आप पढ़ाई अच्छे से करो। जब आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो शायद आप वो जिंदगी जी पाओगे जो शायद आज आपको इच्छा हो रही है वो चीज करने की। तो दूसरों की जिंदगी से इस तरीके से नेगेटिवली अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है और बेटा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और पढ़ते जाना है। इसी बात के साथ में यस, चलिए जी शुरू करें क्या बेटा? यस, जूलॉजी की कितनी कॉपी होनी चाहिए? अभी फिलहाल तो बेटा एक ही कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही बेटा फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में और शॉर्ट नोट्स पॉइंट्स के फॉर्म में बेटा हम चैप्टर को पढ़ेंगे, हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मेरी सबोला आर्मी रेडी है? तो एक बारी मुझे बता दीजिए, आर यू गाइस विद फुल जोश एंड एनर्जी? क्या आप मुझे बेटा वादा करते हैं 8 अप्रैल 2024 को, क्या आप सब मुझे वादा करते हैं कि मैम हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के दिन से, अब से, इसी वक्त से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मैम। हम कोशिश करेंगे कि हम जो अपने लिए शेड्यूल बनाएंगे हम कोशिश करेंगे हम उसको फॉलो करें। और मैम ये सफर हमारा तभी हम वो उस चीज को मैम एंड करेंगे जिस दिन हमें एक वो मेडिकल की सीट मिल जाएगी। ये 2 साल मैम मेरा करियर जो मुझसे डिमांड करता है, मैं वादा करती हूं कि मैं अपने करियर को वो चीज दूंगी। क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हो? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है, बहुत सही बेटा। आप चाहे रूल्ड कॉपी बनाओ चाहे प्लेन कॉपी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी बेटा कॉपी बना सकते हो जैसी आपको पसंद है। आप रूल्ड में लिखना पसंद करते हैं आप रूल्ड बना लो, आप प्लेन में लिखना पसंद करते हैं आप प्लेन बना लो, बट जूलॉजी की अलग नोटबुक आप बनाओ। बहुत शानदार। तो बेटा जो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम सारे बच्चे पहले लिखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। पेंसिल अपने पास जरूर रखना, जितने भी डायग्राम्स बनेंगे वो हम बनाएंगे बेटा पेंसिल से। पेंसिल अपने पास जरूर रखना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है, ये हमारा पहला चैप्टर है बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी का। यस एवरीबॉडी, एम आई क्लियर बेटा? बस एक सिप पानी पी लेने दो मुझे। इस चैप्टर में थोड़ी कंट्रोवर्सी है और वो कंट्रोवर्सी बेटा ये है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सब आपको नोट करना है, आप नोट करिए ताकि आप कंफ्यूज ना होएं। आप ये नोट करिए ताकि आप कंफ्यूज ना होएं। हमें पढ़ना क्या क्या है आपके नीट एग्जाम के लिए, पहले मैं आपको वो बता दूं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है बेटा सबसे पहले एनिमल टिश्यूज के बारे में। इस चैप्टर में बेटा आपको सबसे पहले पढ़ना है एनिमल टिश्यूज के बारे में। फिर आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा फ्रॉग के बारे में। और फिर इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मैम कॉकरोच के बारे में। अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैम पेपर आने वाला है, लेकिन मैम हमने तो न्यू एनसीईआरटी ली है और न्यू एनसीईआरटी में तो मैम सिर्फ फ्रॉग गिवन है। बेटा ये बात आप फिर बाद में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं बोल रही हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है? साथ के साथ लिखो बेटा, मैं टाइम भी दूंगी। अभी तो मैं समझा नहीं रही हूं ना, जब समझा रही होंगी तो सिर्फ समझना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं आता होगा ना, कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप समझ पाओगे, ठीक है? यस सुहानी बेटा धन्यवाद, यस ललित, यस ऋषभ, यस अंबिका, एवरीवन बेटा। अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि मैम फिर तो हमें सिर्फ फ्रॉग पढ़ना चाहिए था, फिर तो हमें मैम सिर्फ फ्रॉग पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आपने कहा कि सिलेबस तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा। बेटा मैं क्या बताऊं कि इन लोगों ने क्या किया है ना, पढ़ना आपको तीनों है। मैंने क्या किया है, आप लोगों के बैच में इसकी पीडीएफ अपलोड करवा दी है, पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैंने अपलोड करा दी है, क्योंकि जब आप न्यू एनसीईआरटी लेंगे तो न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग है,
न्यू एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू नहीं दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में कॉकरोच भी नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक पीडीएफ अपलोड करवा दिया, आप जाके देख लेना, उसमें आपको एनिमल टिश्यू वाला एनसीईआरटी भी मिल जाएगा, आपको कॉकरोच वाला एनसीईआरटी भी मिल जाएगा। ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा ये तीनों? क्योंकि ये तीनों है आपके सिलेबस में। नाउ बेटा आपकी ना ये भी बात लिख लो, आपको पता हो ना, अवेयरनेस होना जरूरी है बेटा। आपकी एक एनएमसी नाम की एक बॉडी होती है जिसे बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। एनएमसी आपका सिलेबस डिसाइड करती है कि नीट का सिलेबस, या आगे आने वाले आप मेडिकल कॉलेज में भी जाओगे तो उसके आगे आपका कोई भी टेस्ट होता है तो वो सिलेबस क्या होता है वो एनएमसी डिसाइड करती है, वो एनएमसी डिसाइड करती है बेटा। अब देखो ये मैं लिख के इसीलिए बता रही हूं क्योंकि बेटा आपको नहीं पता होगा ना, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे आपको बताना जरूरी है। आपको मैं नहीं बताऊंगी तो आप कैसे पता करोगे कि मैम एनएमसी क्या है, एनटीए क्या है ना? आपको नहीं पता चलेगा तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना बेटा, पहली क्लास में आ रहे हो। बेटा ये सिलेबस डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है कि नीट का सिलेबस क्या है। इट डिसाइड्स नीट सिलेबस। अब बेटा इन्होंने ना एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी बेटा? अब जो इन्होंने किया है हमें फॉलो तो वही करना है। वैसे तो नीट का जो सिलेबस होता है वो डिसाइड होता है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, वो होता है डिसाइड बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड डिसाइड होता है। बट बेटा बस इस चैप्टर के लिए इनको थोड़ी सी पता नहीं कौन सी मौत आई, तो इन्होंने ना इस चैप्टर में थोड़ी सी गड़बड़ी ये कर दी कि एनसीईआरटी बेस्ड होता तो इनको सिर्फ फ्रॉग इंक्लूड करना चाहिए था। बट जब आप इनके सिलेबस में देखते हो तो इनके सिलेबस में इस चैप्टर के लिए, बाकी चैप्टर्स में नहीं बोल रही हूं, इस चैप्टर के लिए इन्होंने बेटा एनिमल टिश्यू भी रखा हुआ है, इन्होंने फ्रॉग भी रखा हुआ है और इसीलिए कॉकरोच भी रखा हुआ है। तुम तो बेटा खुशी से पागल हो जाते ना सिर्फ फ्रॉग पढ़ना होता, आप सोच रहे होते मैम डिलीट ही हो जाता, मैम क्यों ही है ना? समझ गए मेरी बात? आपको ये क्लैरिटी आ गई ना बेटा? मैंने पहले ही दिन आपको ना वो वाली बात बताई है जिससे बच्चे पूरे साल भर परेशान रहते हैं। तो आपको तीनों टॉपिक्स इसलिए पढ़ने क्योंकि जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी है, जो आप कंडक्टिंग नहीं, जो आपकी सिलेबस डिसाइडिंग बॉडी है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग तीनों टॉपिक्स आपको पढ़नी है। और फिर होती है बेटा एनटीए जो आपका टेस्ट कंडक्ट करती है। तो एनटीए आपका टेस्ट कंडक्ट करती है, टेस्टिंग एजेंसी होती है वो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो आपका टेस्ट कंडक्ट करती है, आपका पेपर बनाती है। बट वो पेपर बनाती है जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तीनों चीजें पढ़नी है। अगर इसकी क्लैरिटी मिल गई तो एक थम्स अप दे दो। अर्थवम नहीं पढ़ना है नालायक, इतना ही पढ़ने में अभी तेरे को ऐसा लगेगा कि मैम ये सारा इतना सारा क्यों दे दिया, तू तो अर्थवम कह रहा है। अर्थवम नहीं पढ़ना है, अर्थवम नहीं पढ़ना है, ठीक है? अर्थवम नहीं पढ़ना है, ये तीनों पढ़ना है। और इतने प्यारे प्यारे टॉपिक्स है ना, इतने अच्छे टॉपिक्स है कि तुम्हें सारी चीजें क्लास में याद हो जाएंगी। बस मैं क्या चाह रही हूँ, आराम से पेशेंस के साथ में पढ़ो यार। अभी देखो शुरू करेंगे तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। बहुत शानदार। आप इसको बेटा नोट कर चुके हैं तो भी एक बार थम्स अप दे दीजिए। अगर नोट कर चुके हैं तो भी एक बारी थम्स अप दे दीजिए मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले। अगर नोट कर चुके हैं तो एक बारी बेटा थम्स अप दे दीजिए, ठीक है? बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड। पीवाईक्यूज के लिए अभी कोई बुक मत लो बेटा, पीवाईक्यू मैं क्लास में कराती हूँ, क्वेश्चन मैं क्लास में कराती हूँ। जो मैं आपको बुक बोल रही थी मेडिजी, वो आपकी जब भी आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अभी आप पीवाईक्यूज के लिए मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी, बीच बीच में कोई बुक्स आपको लेनी होगी तो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल एनसीईआरटी लेके रखो, ठीक है? बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले इस चैप्टर का देते हैं बेटा आपको इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एनिमल टिश्यूज। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एनिमल टिश्यूज। तो हम बिल्कुल, मैं ये मान के चल रही हूं कि तुमने 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे स्टार्ट करना है। और आप बेटा कमेंट्स में मुझे आंसर भी दे सकते हो, आप मुझे क्लास में आंसर भी दे सकते हो अगर आपको पता है, ठीक है? तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं बात करने वाली हूं, देखो जूलॉजी में क्या है ना बेटा, टर्म्स को बहुत ध्यान से देखना, शब्द को बहुत ध्यान से देखना।
आपको आधे शब्द से ही ना चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। टॉपिक अभी मैं आपको टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगी ना, आप देखना वर्ड से ही कई बार क्लैरिटी मिल जाती है। मुझे यहाँ पे दो शब्द दिख रहे हैं मैम, एनिमल, टिश्यूज। मुझे दो वर्ड दिख रहे हैं, एनिमल और टिश्यूज। तो यानी कि मुझे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और मुझे एनिमल्स में टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं। अच्छा बेटा आप मुझे आंसर देते रहना, हम लिखेंगे भी। चलो एनिमल टिश्यू तो बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मुझे ये बताओ बेटा, दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपने प्रोटिस्टा सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप बॉटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये टॉपिक पढ़ोगे, रूपेश सर ही पढ़ाएंगे आपको, प्रोटिस्टा, मोनेरा, है ना। तो आप बेटा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सुने हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। एंड देन आपने सुना होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलरिटी मतलब जिनके पास बहुत सारे सेल्स हो, सुना है हाँ या ना, मुझे ये बता दो। एनिमल टिश्यू हेडिंग डालो, पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बताती हूं कि यार बच्चों तुमने ऑर्गेनिजम्स सुने होंगे मैम, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैम यूनिसेल्यूलर, ये शायद हमने 9वीं या 10वीं में शायद पढ़ा होगा बेटा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। हाँ या ना प्यारे से बोलो, यस, बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड एक हम करें बेटा, ये मेरे साथ साथ में नोट करो और मैं आपको समय भी दूंगी लिखने का। और एक होते हैं मैम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्या मुझे इस वर्ड को तोड़ने से इसका मतलब नहीं मिल रहा है? क्या मैं इस वर्ड को स्प्लिट कर दूं? क्या मैं इस वर्ड को स्प्लिट कर दूं तो मुझे मतलब नहीं मिलेगा बेटा। यूनि का क्या मतलब होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल, और बेटा सेल्यूलर मतलब सेल। वैसे ही मल्टी का मतलब होता है मेनी, हाँ या ना बेटा। आपको नोट्स ना ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में लिखने हैं। जितना ज्यादा इस तरीके से नोट्स बनाओगे ना बेटा, उतना इजी आपको बाद में रिवीजन करने को होगा। आप पोथियां बना लोगे ना बेटा, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, तो बाद में बड़ी दिक्कत आती है। तो कोशिश करना इस तरीके से। आगे तो बेटा हम कई ह्यूमन फिजियो में तो हम बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस भी देखेंगे, गजब के एनिमेशंस देखेंगे, जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी होगी टॉपिक की। लेकिन नोट्स ना आपको ऐसे ही बनाने हैं और अच्छी तरीके से बनाने, अच्छी तरीके से। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा। तो यार मैं कह रही हूं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी बॉडी में मतलब सिंगल सेल ही है, क्या मैं उनको यूनिसेल्युलर बोल सकती हूं बेटा? और जहां मैं बोल रही हूं बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल, अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दो। बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, तो क्या मैं बेटा उन्हें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकती हूं? अब जैसे बेटा आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक पढ़ने वाले हैं, बॉटनी का एक चैप्टर है, उसमें आपको सिंगल सेल्युलर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं बेसिक्स बता रही हूं, इसीलिए मैं ये लिख रही हूं। आपको इस चैप्टर में यहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर तो बेटा है ना। वेरी गुड बेटा, शानदार, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मोनेरा, फॉर एग्जाम्पल प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, इसके बारे में आप पढ़ोगे बेटा बॉटनी में। तो चिंता मत करना बेटा कि मैम ये होते क्या हैं। यू विल रीड अबाउट दिस बेटा इन बॉटनी, डोंट वरी। मैं बात करूंगी जो इस चैप्टर में तुम पढ़ने वाले हो, क्योंकि मैंने मैम यहां पे एक वर्ड का यूज किया है एनिमल्स। मैंने मैम यहां पे वर्ड का यूज किया है एनिमल। एनिमल का एक एग्जांपल दोगे तुम खुद बेटा? हम एनिमल ही तो हैं। We say that we are the most intelligent animals. हम ऐसा मानते हैं, बड़े इंटेलिजेंट एनिमल्स है, बिगेस्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं हम, है ना। तो हम जो हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो? जैसे बेटा धरती पे पहले इंसान ही थोड़ी ऐसे आ गए थे बेटा। आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कैसे कैसे बेटा धरती पे पहला सेल आया, कितनी मुश्किलों से, कितनी मुश्किल से पहले एक सेल आया होगा बेटा धरती पे। धरती से पहले से बेटा धरती पे इंसान पैदा थोड़ी हो गए थे, हम तो आए ना, धीरे धीरे करके आए। पहले तो बेटा धरती पे केमिकल्स थे, फ्री एटम्स थे, कुछ मॉलिक्यूल्स बने,
धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होती गई, तब जाके बेटा कभी कभी जाके पहले एक सेल आया, फिर तो सेल से आगे पूरा कार्यक्रम चला। कैसे चला वो मैं आपको बताऊंगी। बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, बात समझ रहे हो? जब मैं मल्टी सेलुलैरिटी की बात करती हूं तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हम। और बेटा हम जिस किंगडम से बिलोंग करते हैं, हम अपने किंगडम को, जैसे प्लांट्स के लिए आप बोलते हैं ना प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटाई, आप एनिमल किंगडम चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। एक हायरार्की होती है। जैसे बेटा हम अपने आप को, ये इसको मैं रिलेट करती हूँ, जैसे आप क्लास 1 में होते हैं, फिर 2 में होते हैं, फिर आप सेकंड क्लास में भी देखोगे सेक्शंस होते हैं, क्लास सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, सेकंड डी, फर्दर क्लास इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, है ना। वैसे ही बेटा आप जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही आप कुछ टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे किंगडम हो गया एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर फिर आप बहुत सारे उसको फर्दर क्लासिफाई करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे फाइलम्स होते हैं। अभी आपको ये इन टर्म से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें हम एनिमल किंगडम में कवर करेंगे। किंगडम क्या होता है मैम, फाइलम्स क्या होते हैं मैम, बट बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ हम सारे लोग जिस किंगडम से बिलोंग करते हैं वो किंगडम होता है एनिमेलिया। यहां तक तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं है ना बेटा। मैं आपको डिटेल में तो बाद में बताऊंगी कि फाइलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है, पर हम जिस किंगडम से बिलोंग करते हैं हमारा किंगडम है एनिमेलिया। हम एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं और हम सारे होते हैं मल्टी सेल्यूलर। अगर मैं, क्योंकि मैं एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो मैं इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको दे रही हूं, किंगडम एनिमेलिया। सबोल आर्मी जल्दी से मुझे बताएंगे थम्स अप देके, कोई दुख दर्द समस्या, ये बेसिक्स को समझने के लिए, बेसिक्स को समझे तो फिर आगे बढ़ेंगे, बेसिक्स को समझे तो फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे सपोलों। यस अभिजीत बेटा वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आई रोट एनिमेलिया ऑलरेडी, वेरी गुड शान, ठीक है, बहुत सही। तो मैम देखो, अच्छा मैं आपसे पूछती हूं बेटा, यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में एक डिफरेंस तो तुमने बता दिया, इसमें एक सिंगल सेल है मैम, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और कई सारे सेल से मिलके, अभी मैं डायग्राम बना के तुम्हें समझाऊंगी, कई सारे सेल से मिलके, जब जैसे एनिमेलिया बहुत सारे सेल से मिलके बनाए, तो तुमने बोला मल्टी सेलुलर। फायदा क्या है, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है मैम? सिंगल सेल होता, ठीक है मैम सिंगल सेल है, बढ़िया तो है, मल्टीपल सेल होके उसने फायदा क्या कर लिया अपना, क्या फायदा है उसका मल्टी सेलुलैरिटी होने का, जल्दी बताओ। यस जल्दी बताओ, मल्टी सेलुलैरिटी से क्या फायदा हुआ, मल्टी सेलुलैरिटी से क्या फायदा हुआ, जल्दी 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 बताएंगे, आंसर दो भाई। बहुत सही बेटा, देखो नाम ना बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, अब मैं तुमसे बोलूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका नाम लूं, किसका नाम दिख ही नहीं रहा है भाई, इतने नाम है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभिषेक को बोलूं, अभिषेक तुझे घर का सफाई भी करनी है, तुझे बर्तन भी धोने हैं, तुझे कपड़े भी धोने हैं, तुझे नीट की तैयारी भी करनी है, तुझे जेई की तैयारी भी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो तुझे कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा? हाँ बेटा कैसा फील होगा, मौत आएगी ना, एक ही तो हूं मैं आदमी, मुझसे सारा काम करवा रहे हो, मैं थक गया, ऐसे ही कहोगे ना, मैं तो थक गई, क्योंकि एक ही बंदे को बेटा सारे काम दे दिए। एक सेल जब होता है तो काम का डिवीजन नहीं हो पाता, जिसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स हैं तो भैया क्या बढ़िया डिवीजन ऑफ लेबर होगा, हर एक सेल के पास अपना एक फंक्शन होगा, हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हो? अब जैसे कंपनी है बेटा, कंपनी में अगर बेटा एक ही बंदा, सिर्फ एक बंदा कंपनी को चला पाता, वो नहीं चला पाता बेटा। आप मेरी बात समझ रहे हो? पढ़ाना भी, मैनेजमेंट भी, डाउट्स टेकिंग भी, है ना, नोट्स मेकिंग भी, पीपीटी मेकिंग भी, डीपीपी मेकिंग भी, एक बंदे को ऊपर इतना लोड आता तो कर ही नहीं पाता। लेकिन जब बेटा अलग अलग लोग आ गए, मैनेजमेंट के बंदे अलग आ गए, डीटीपी ऑपरेटर्स अलग आ गए, पीपीटी लगाने वाले अलग आ गए, टीचर अलग आ गए, तो डिवीजन ऑफ लेबर बढ़िया हो गया। हाँ हम सब देंगे। तो मल्टी सेल्युलैरिटी से क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर आ गई मैम।
काम को डिवाइड कर दिया हमने। और आप आगे देखोगे बेटा, एनिमल किंगडम में ही, किंगडम एनिमलिया जो बोल रही हूं या एनिमल किंगडम जो मैं बोल रही हूं, इसमें आगे आप देखोगे इनकी बॉडी में सेल से टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ये क्या होता है ये मैं बता रही हूं। तो बेहतर से बेहतरीन डिवीजन ऑफ लेबर आगे आने लगता है, बेहतर से बेहतरीन डिवीजन ऑफ लेबर आने लगता है, हाँ या ना। तो मैम यहां पे हम एक चीज नोट डाल के लिखेंगे। आई एम श्योर बेटा यहां तक तो हो गया आप लोगों का डन डन आडन डन। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे मैम, मैं वो एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट लेके आई हूं, मैं क्लास में एनसीईआरटी रीड कराऊंगी आप लोगों से, तो अपनी एनसीईआरटी खरीद लेना, पहले बता रही हूं। तो मैम हम एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे। ये देखो बेटा, इन लोगों ने यहाँ पे घड़ी, रुकी हुई घड़ी कभी लगानी नहीं चाहिए, रुकी हुई घड़ी लगाई है। अभी इसको बताती हूँ, वो तो अच्छा है मैंने घड़ी पहनी हुई है, रुकी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए ना, पता है ना ये बात आपको। मेरे को वही घड़ी दिख रही है बेटा, समय रुका हुआ। एक नोट डाल के बेटा लिखेंगे ड्यू टू मल्टी सेल्यूलैरिटी, ड्यू टू, बिल्कुल आराम आराम से बेटा एक एक शब्द को समझते हुए चलना, ठीक है। आप बिल्कुल प्यार प्यार से मेरे साथ पढ़ो, सेल्यूलैरिटी, है ना, एक साथ ट्यूनिंग बिठाओ, धीरे धीरे करके बेटा स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ी चढ़ते हुए जाएंगे, लोड नहीं लेना पहले ही दिन। ड्यू टू मल्टी सेल्यूलैरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स। हिंदी में भी लिख सकते हो अगर किसी को लिखना है। काम आपस में, काम आपस में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डन 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 डन, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। घड़ी रुकी हुई है भाई, घड़ी को चेंज करो। युगल अब बेटा आगे मैं बात कर रही हूं इस टॉपिक पे बेसिक्स को क्लियर करने के बाद। तो मैम अब एनिमल टिश्यू में मैं सबसे पहले जानना चाहती हूं, टिश्यू तो बाद में देखेंगे, पहले आप मुझे एनिमल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी बता दो मैम, बेसिक। मैम कुछ एनिमल की बेसिक प्रॉपर्टीज बता दो मैम। बेटा कुछ बेसिक चीजें बता दो, अभी हमने एक दो चीजें पढ़ी भी है। एनिमल को सोचते ही तुम्हें क्या समझ में आता है, एनिमल को सोचते ही क्या समझ में आता है। एक तो बेटा मैंने तुम्हें बता दिया ना, मल्टी सेल्यूलैरिटी, पिटाई लगेगी शैतान। वेरी गुड विद्या बेटा, वेरी गुड। आयुषी वेरी गुड यार। सिद्धि, वान्या, गरिमा, रंजना। बेटा जब मैं एनिमल्स की बात करती हूँ तो एक बात सारे बच्चे चिपका रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आंसर, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे आंसर दे रहे हैं मैम मल्टी सेल्यूलैरिटी, जो हमने अभी अभी पढ़ा। मैम देखो सारे एनिमल्स, क्योंकि आपने अभी अभी तो बोला, मैम आपने अभी अभी तो बोला कि एनिमल किंगडम जो होता है या किंगडम एनिमेलिया जो होता है उसमें मल्टी सेल्यूलैरिटी दिखती है। मल्टी सेल्यूलैरिटी का मतलब होता है मैम मेनी सेल्स प्रेजेंट, वो सिंगल सेल वाले तो होते नहीं है। तो एक बात तो हमें पता चल गई मैम, एनिमल्स की अगर मैं प्रॉपर्टी बोलूं तो सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये बचपन में पढ़ा था, बचपन। बहुत सारा, वेरी गुड यार, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। बेटा मैं कुछ ना, देखो प्रॉपर्टीज तो बेटा हजारों हो सकती है, हम हजारों प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, हम कुछ बेसिक बातें लिखेंगे जो अभी हमें जरूरत पड़ेगी। जो आप प्रॉपर्टीज बता रहे वो सारी वर्बली मैं बता दूंगी, पर कुछ कुछ जरूरत वाली जो टॉपिक्स है ना, जो जो जरूरत वाली प्रॉपर्टीज है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे बेटा मैं क्या कह सकती हूँ कि हम हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्या ये बात मैं कह सकती हूँ कि हम हेट्रोट्रॉप्स होते हैं? What is the meaning of बेटा heterotrophs? What is the meaning of heterotrophs? Heterotrophic plants कैसे होते हैं? Phototropic
प्लांट्स कैसे होते हैं? फोटोट्रॉफिक, दे हैव क्लोरोफिल, दे मेक देयर ओन फूड। क्या आप ऐसा कर सकते हैं बेटा? डू यू डू फोटोसिंथेसिस? डू यू मेक योर ओन फूड? नो ना, यू आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। आप दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। यू आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर द फूड, सो यू आर हेटेरोट्रॉप। आप कैसे हो गए? हेटेरोट्रॉप हो गए। हाँ या ना? यस, हम कह सकते हैं मैम हम हेटेरोट्रॉप्स क्यों हैं? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट, बिकॉज एनिमल्स आर dependent upon others for food. Yes everybody, बहुत शानदार बेटा। ये आंसर रुकने नहीं चाहिए, आंसर ऐसे ही आने चाहिए। फिर बेटा मैं आपसे ये भी कह सकती हूं कि मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको बोला जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझा रही हूं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये भी किसी बच्चे ने आंसर दिया है, कुछ बच्चे पहले से थोड़ा पढ़ के आए हैं। हमारा जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, मतलब हम पहले खाना कंप्लीट फूड खाते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं। हम पहले कंप्लीट फूड खाते हैं और कंप्लीट, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होलो मींस कंप्लीट। तो हम कंप्लीट फूड पहले खाते हैं, फर्स्ट इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट मतलब खाना, और फिर डाइजेस्ट करते हैं, है ना। डाइजेस्टेड फूड तो नहीं खा रहे हो ना, हम पहले क्या कर रहे हैं? हम फूड को पहले इंजेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीट फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, और इंजेस्ट करने के बाद उसे हम क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन। वेरी गुड सुधाकर गुप्ता, वेरी वेरी गुड। तो हम कह रहे हैं मैम वी फर्स्ट ingest the complete food, we first ingest the complete food and then we digest, and then we digest। पहले मुझे बताओ इन तीनों पॉइंट्स में, गर्म पानी भिजवा देना, इन तीनों पॉइंट्स में किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स तुमने बताए वो सारे पॉइंट्स में मैं 1 बाय 1 आ रही हूं। इतने पॉइंट्स में किसी को भी, सपोला आर्मी जल्दी से अपने फन उठाते हुए जल्दी से मुझे बताएंगे कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? मैं साइड हो जा रही हूं, आप लिखो बेटा, इसको लिखो, आराम से लिखो। इसके अलावा बच्चे बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। मैम लोकोमोशन कर सकते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है जैसे मैं कर रही हूं ना, यहां से यहां और यहां से यहां और यहां से यहां और यहां से यहां, ये मैं क्या कर रही हूं? लोकोमोशन कर रही हूं। वैसे आप बता रहे हैं मैम ग्रोथ कर सकते हैं, मैम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी आप प्रॉपर्टीज बता रहे हो बेटा जो आप एनिमल से रिलेटेड देखते हो। मैंने ऐसी कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज बताई हैं जो जिसमें आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। एंड स्टैंडर्ड कुछ प्रॉपर्टीज जब आपको एनिमल्स की पूछी जाती है तो आप ये वाली प्रॉपर्टीज बता सकते हैं कि मैम एनिमल्स मल्टीसेलुलर हो गए, हेटेरोट्रॉप्स हो गए, होलोजोइक मोड ऑफ उनका न्यूट्रिशन हो गया। कोई दुग्ध रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाइज के प्रति, मेटाबॉलिज्म होता है। इंजेशन का मतलब रिकी रॉय पूछ रहे इंजेशन खाना, इंजेस्ट करना, खाना, पहले खाना खाते हैं फिर जाके डाइजेस्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? यस एवरीबॉडी। बेटा अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो मुझे एक थम्स अप दे देना ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। मैंने आपको एनिमल्स की प्रॉपर्टी बता दी। अब मैं आऊंगी बेटा आपके इस टॉपिक के दूसरे शब्द पे। आप सोच रहे हो हम कितने बेसिक से पढ़ रहे हैं? आपको जो वो डाउट था ना कि बेसिक से पढ़ेंगे कि नहीं, तो ये बेसिक्स है बेटा, ये बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है फोटोसिंथेसिस। ये हमारे बीच में एक बरगद का पेड़ पड़ रहा है बेटा, हमारे बीच में एक बरगद आ चुका है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है यहां। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, ठीक है।
चलिए जी, अब बेटा दूसरे शब्द पे आएंगे, दैट इज टिश्यू। और टिश्यू पे आने से पहले हमें अगेन बेसिक समझना पड़ेगा। तो बेटा मैं क्या कर रही हूं, अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूं। आप भी चाहो तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो और इस तरीके से लिख सकते हो जैसे आपको मन हो। मैं आपको क्योंकि समझाना चाह रही हूं बेटा टिश्यूज के बारे में, ठीक है? यस बेटा, तुम तो डाइजेशन वाले चैप्टर में पहुंच गए, एसिमिलेशन डाइजेशन वाले चैप्टर थोड़ी कर रहे हैं अभी। टिश्यूज के बारे में यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। अब बेटा टिश्यू समझाने से पहले वापस से बैक हिस्ट्री पे आओ। यार ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, क्या इसको सीधा कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसको बेटा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो। तो बेटा हम क्या बोलने वाले हैं, हम टिश्यूज को समझाने वाले हैं, ठीक है? पहले मैं टिश्यू की डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी, ताकि आप पहले मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने लिखा क्या है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स having some intercellular space between them, having some intercellular space between them, ब्रैकेट में लिखो, filled with intercellular substance or matrix, filled with intercellular substance or matrix, and performing a स्पेसिफिक फंक्शन। काफी अंग्रेजी लिख दी हमने, बट अर्थ बहुत ही साधारण है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? अब बेटा बिल्कुल इसको रिलेट कैसे करना है, बहुत आसानी से रिलेट करना है। मैंने आपसे कहा आपके एनिमल किंगडम एनिमेलिया के जितने भी प्राणी हैं, किंगडम एनिमेलिया के जितने भी प्राणी हैं, अच्छा मैं तुमको थोड़ा सा ना ये भी बता देती हूँ कि एनिमेलिया किंगडम के प्राणी कौन कौन होते हैं। तुम्हें लग रहा है कि पता चला, तुम्हें लग रहा है तुम ही हो, हाँ? एनिमल किंगडम में कौन कौन आते हैं बेटा? बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब मैं आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी। हाइड्रा आपने पढ़ा होगा, नाम तो सुना ही होगा हाइड्रा का। हाइड्रा एक फाइलम में आता है बेटा, इन नामों से ना घबराना मत। देखो मैं घबराने के लिए तुम्हें नहीं बता रही हूँ, मैं तुम्हें बस ना एक टच देने की कोशिश कर रही हूँ। डिटेल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नहीं है, पर थोड़ा सा आइडिया आ जाए तुम्हें। जैसे हाइड्रा सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, तुम पढ़ोगे टीनिया, वो टीनिया फैसियोला प्लैटीहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है। अर्थवर्म एनेलिडा, है ना। कॉकरोच पढ़ोगे, वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। मछली जल की रानी, जीवन जिसका पानी, है ना, फिश, है ना। फिर आगे बेटा सपोले, तुम रेप्टिलिया, लिजर्ड रेप्टिलिया, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, एव्स। और फिर आगे बेटा मैमल्स। ये जितनी भी नाम मैं तुम्हें बता रही हूं सब पढ़ेंगे, पर तुम्हें थोड़ा आइडिया लगा ये सारे तो एनिमल्स हैं। इधर देखो लिजर्ड एनिमल, आईने में देखो सपोला एनिमल, मैम को देखो मैमल एनिमल, ठीक है। अपने घरों में रातों में निकलते हैं बेटा, किचन में लाइए उसके लिए काला हिट, कॉकरोच एनिमल। सारे बेटा किंगडम एनिमेलिया के हैं। सारे एनिमल किंगडम के जो लोग, मैं सब समझाऊंगी, ये मैंने समझाया ही नहीं है अभी बेटा, सब्र रख, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स हैं बेटा जिनको मैंने बोला सब मल्टी सेलुलैरिटी रखते हैं, जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं बॉडी में। लेकिन बेटा आप देखोगे एनिमल किंगडम में भी पढ़ोगे और यहाँ पे भी पढ़ोगे बेटा, जैसे आप इससे बड़ी आसानी से रिलेट कर सकते हो। जैसे अंग्रेजी में आपके पास बेटा अल्फाबेट्स होते हैं, A B C
डी एक्सेट्रा। आपके पास ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं, यस एवरीबॉडी, आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं ना, क्या हुआ है ना। तो ये अल्फाबेट्स को आप रिलेट करो, जैसे आपके अल्फाबेट्स है अंग्रेजी में ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनको आप इमेजिन करो कि मैम जैसे ये है ना आपके इंग्लिश में, वैसे मैम हमारे पास ना बॉडी में अगर किसी के सेल्स होता है तो मान लो कि वो अल्फाबेट्स है, वो अल्फाबेट्स है, हम सबके पास सेल्स है, बट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कैसे बॉडी में यही सेल्स, सबके पास मल्टी सेलुलैरिटी है, बट ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, किसी किसी में नहीं भी होते, किसी किसी की बॉडी में सेल्स ही होते हैं सिर्फ, वो आगे ऑर्गेनाइज नहीं होते। मैम ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या है मैम, मैम ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या है मैम, बेटा तुम इन अल्फाबेट से मिलके क्या बना सकते हो, मुझे ये बताओ, तुम इन अल्फाबेट से मिला के क्या बना सकते हो। बेटा मैं तुम्हें अल्फाबेट दे दूंगी तो तुम क्या बनाओगे, मुझे ये बताओ, अल्फाबेट से क्या बना सकते हो, एबीसीडी एफ जी एच, समाप्ति मैम का नाम SAMAPTI, बहुत सारे लोग मेरा नाम गलत लिखते हैं बेटा, समाप्ति की स्पेलिंग, ठीक है, नाम भी गलत बोलते हैं जब तक नाम ना बोलो। मेरे जिंदगी में आज तक किसी ने नाम सही नहीं लिया, टीचर हो गए, फोन पे कोई बोला है, बैंक पर्सन, एनीबडी दैट आई मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, नो वन टेक्स माय नेम करेक्टली। समाप्ति, जैसे आपने वो नाम कैसे बनाया, इन अल्फाबेट्स को जोड़ के बनाया ना, वेरी गुड, शाबाश शाबाश सपोला आर्मी, वेरी गुड, पहले ही दिन गजब की परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार बेटा। मैंने मैम इन अल्फाबेट्स को जोड़ के बनाया वर्ड्स, बिल्कुल सही बेटा। आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हो कि जब जैसे आपने बेटा अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड्स बनाया ना, वैसे ही बेटा जब मैं कई सारे सेल्स को जोड़ दूं या ग्रुप ऑफ सेल्स देखूं जो एक पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे, तो मैम ग्रुप ऑफ सेल्स आगे जाके यही तो क्या बना रहे हैं, टिश्यू, चमका कि नहीं, कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं, दिल बना दो जल्दी से, सम चमका कि नहीं, आगे देखो तुम, बिल्कुल सही सुमित, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही। और बेटा अगर मैं कहूं कि इन्हीं वर्ड्स को अगर मैं आगे जोड़ दूं तो वर्ड्स से मिलके क्या बन जाते हैं, वर्ड्स से मिलके क्या बनते हैं, क्या मैं कह सकती हूँ वर्ड से मिला मिला के मैं सेंटेंसेस बना सकती हूँ, कई लोग पैराग्राफ्स बोल रहे हैं, सब चलेगा। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है ना तुम्हें, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है ना, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है ना, वही जरूरी है। वर्ड से मिलके मैम कई सारे शब्दों से मिलके मैंने बना दिए मैम सेंटेंसेस, वर्ड से मिलके मैंने बना दिए मैम सेंटेंसेस। तो अगर मैं टिश्यूज को देखूं, टिश्यूज ने मिलके क्या बनाया, बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड, टिश्यूज से मिलके क्या बने मैम, ऑर्गन्स, टिश्यू मिलके क्या बनाती है, ऑर्गन, यस। और मैम इसी तरीके से जब मैं सेंटेंसेस को आगे कंबाइन करूंगी तो मेरे सेंटेंसेस से बन जाएगा पैराग्राफ, मैं पैराग्राफ कह सकती हूं, है ना, कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए बस। तो मैम वैसे ही जब हम ऑर्गन्स को जोड़ते हैं, मैं इसका एग्जांपल दूंगी, अभी बिना एग्जांपल के आप कभी कहीं नहीं जाएंगे, अभी सुनिए, अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, अभी आप सुनेंगे, सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ऑर्गन्स के भी, ऑर्गन सिस्टम के भी, टिश्यू के भी। डन डन डन, आपको रिलेटेबल लगा ये बेटा, रिलेटेबल लगा कि कैसे सेल्स ने टिश्यू, टिश्यू से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यस, डन 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 डन, बढ़िया था। अब मेरे को किस चीज के बारे में बेटा इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है मैम एनिमल के टिश्यूज, मैं यहां आ गई, बात समझ में आई। तो अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब मेरे को मैम टिश्यू के बारे में पढ़ना है तो आपने अभी भी तो हमें समझाया कि टिश्यू बने कैसे होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू बने कैसे होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। देखो तुम्हें कैसे क्लैरिटी मिली, पहले तुमने इसे इस डायरेक्शन पढ़ा, अब तुम रिवर्स में कर रहे हो इसे, जैसे तुमने अल्फाबेट से बेटा, अल्फाबेट को कंपेयर किया सेल से, वर्ड्स को कंपेयर किया टिश्यू से, तो मैम अल्फाबेट से हमारे वर्ड्स बने थे, सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, है या नहीं बेटा, यही तो हमने लिखा है बेटा। अब हमने लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, बेटा कुछ कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, तो एनसीईआरटी सबसे ऊपर, यस, इजी। सिमिलर मतलब बेटा जब तुम ना किसी भी टिश्यू को देखोगे,
अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, माइक्रोस्कोप में देखोगे किसी भी टिश्यू को, तो जब तुम माइक्रोस्कोप में टिश्यू को देखोगे तो उसके सेल्स मोर और लेस बाहर से सेम सेम दिख रहे होंगे, सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अभी मैं बना के बताऊं यहां ऐसे, जैसे मैम ये ग्रुप ऑफ हमारे सिमिलर सेल्स हैं, ये हमारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, जिन्होंने मिलके क्या बनाया मैम, टिश्यू बनाया, जिन्होंने मिलके क्या बनाया मैम, टिश्यू बनाया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। पर क्या मैंने इनको बेटा चिपका चिपका के बना दिया, क्या मैंने इनको बिल्कुल पास पास में बना दिया, नहीं मैम। मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सम इंटरसेल्यूलर स्पेस, हैविंग सम इंटरसेल्यूलर स्पेस। मैंने आपको बार बार कहा है मेरे प्यारे सपोलो, शब्दों पर बहुत गौर फरमाना है आपको। आप इस शब्द पर जरा गौर फरमाइए, इस शब्द पर जरा गौर फरमाइए, इंटरसेल्यूलर क्या मतलब समझ में आता है, इंटरसेल्यूलर। ओरिजिन की बात एनसीईआरटी में नहीं की है बेटा, इसीलिए मैंने अभी आपको ओरिजिन नहीं बताया। मैं आपको वो जॉन लेयर्स का कॉन्सेप्ट, जिसने भी पहले आगे का पढ़ लिया है ना वही ये लिख रहा है, जिसको वो ओरिजिन वर्ड पता है, मैं आपको सब बताऊंगी जब समय आएगा। एनसीईआरटी पे अभी ओरिजिन नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और बाकी जिनको समझ नहीं आया मैंने क्या कॉन्टेक्स्ट बोला, इट्स ओके, लीव इट, ठीक है। मैं ये बोल रही हूं मेरे प्यारे बच्चों, इंटरसेल्यूलर क्या मतलब है, इंटर, वेरी गुड रोशनी, रोहतस, रोहतस, मधु, हाँ, अभिषेक, आलिया, ज्ञान, हार्दिक, समृद्धि, सुनिधि, शायन, लक्ष्मी, तरुण, विकी। इंटर मतलब होता है बिटवीन, सेल्यूलर मतलब सेल्स। आप देख रहे हो बेटा, एक तो बेटा ये सेल ना, ये वाले इसको थोड़ा खाना कम मिला है, ये थोड़ा छोटा बन गया है, इसको थोड़ा इक्वल साइज का बनाने की कोशिश करते हैं। आपको दिख रहा है बेटा सेल के बीच बीच में ये खाली जगह है मैम, मैम ये सेल के बीच बीच में ये जो खाली जगह है ना मैम, बिटवीन सेल, इंटर मतलब होता है बिटवीन, सेल्यूलर मतलब होता है सेल। तो सेल के बीच बीच में मैम ये जो खाली स्पेस है इसे बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। बट ये खाली होता नहीं है बेटा, अभी तुम्हें बताती हूं इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है अभी बताती हूं। पहले ड्राइंग अच्छे से कर लेते हैं। ये जो बेटा तुम्हें सेल्स के बीच बीच में खाली स्पेस दिखता है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस या इंटरसेल्यूलर स्पेस ही बोलते हैं, या फिर एक और वर्ड यूज करते हैं जो मैं अभी तुम्हें समझा रही हूं। ये जो सेल्स के बीच का स्पेस था मैम, स्पेस बिटवीन सेल्स, स्पेस बिटवीन सेल्स, इसे मैम हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। पर मैम ये खाली नहीं होता बेटा, तुमने कभी घर बनते हुए देखा है, मकान बनते हुए, कभी ईंटों को देखा है, ईंटों को ध्यान से, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर तुमने कभी घर बनते हुए देखा होगा या कभी बेटा तुम अपना घर बनाओगे, भगवान करे, तो ईंटों को लगाने के लिए, ईंटों को मानो तुम सेल्स, आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट किया करो चीजों को। जब आप रिलेट करोगे ना तो तुम्हें मस्त मजा आएगा। क्या बोरिंग होता है, कुछ बोरिंग ही नहीं लगेगा, इतना मस्त बढ़िया विजुअलाइज कर पाओगे। ईंटों को इमेजिन करो तुम्हारे सेल्स हैं, ईंटों को चिपकाने के लिए बीच बीच में क्या होता है बेटा, सीमेंट होता है। आप ईंटों को ऐसे चिपकाते थोड़ी हो ईंट बाई ईंट, आप क्या करते हो, ईंट के बीच बीच में सीमेंट लगाते हो कि नहीं। उस सीमेंट को समझ लो, ईंट के बीच का जो खाली जगह है उसे तुमने स्पेस बोला, उस स्पेस के अंदर तुमने माल मटेरियल भर दिया, उस स्पेस के अंदर जो माल मटेरियल तुमने भरा उसे तुमने बोला मैट्रिक्स या इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। है या नहीं, है या नहीं बच्चों। इंटरसेल्यूलर स्पेस सेल्स के बीच का स्पेस था, उसके अंदर जब तुमने कुछ भर दिया, क्या भरा, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भर दिया, दैट इज इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। हाँ या ना, हाँ तो सीमेंट, स्नेहा वन्या कह रही है बट नॉट द सेम। ऑब्वियसली बात है, बॉडी में सेल्स के बीच में सीमेंट से तो बेटा ऐसी बॉडी थोड़ी है हमारी, फिर ऐसे ऐसे मूव भी नहीं करेगी। तो सीमेंट अपनी बॉडी में थोड़ी सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट की बनी है नहीं यार, मैं उससे रिलेट करवा रही हूं, ठीक है। फिल्ड विद
मैट्रिक्स, उसी को बेटा तुम मैट्रिक्स बोलते हो या उसी को तुम इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बोलते हो, मेरी बात समझ रहे हो? उसी को तुम मैट्रिक्स बोल रहे हो या उसी को तुम बेटा इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बोल रहे हो, इट इज द सेम थिंग। अब तुम पूछोगे मैम ये किस चीज की बनी है, जैसे अंबुजा सीमेंट, सीमेंट जो है सीमेंट का बना है ना, है ना? लेकिन मैम मैट्रिक्स किसका बना होता है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है? पहली बात तो मैं ये बता दूं एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, ठीक है, कि किसका बना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दे रही हूँ क्योंकि कई बच्चे पहले के पढ़ के आए हुए हैं ना। बायोमोलिक्यूल चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो डिटेल में बताऊंगी, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में इसका कॉम्पोजिशन नहीं दिया हुआ कि किसकी बनी होती है, बट मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ, कुछ प्रोटीन्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी मैं तुम्हें वो बड़ा नाम बता दूंगी ना तो तुम्हें एकदम से वो धमाका आ जाएगा, तुम्हारी टंग ट्विस्ट हो जाएगी, जुबान लड़खड़ा जाएगी बोलते वक्त। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स तुम्हारे काम का नहीं है। मैं तुम्हें बता रही थी ना एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे, थोड़ी बहुत अतिरिक्त ज्ञान वाली चीजें, मैं उसे अतिरिक्त ज्ञान बोलती हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाती हूँ 5-10% रिक्वायर्ड होती है बेटा। देखो कहीं कहीं पे ना समझाने के लिए टॉपिक को जरूरत होती है, मैं बता भी देती हूँ कि ये अतिरिक्त ज्ञान है बेटा, ये समझने के लिए देख ले, बट नीट के पेपर के लिए तो एनसीईआरटी बेस पढ़ेगा तो काफी है, तो उस अतिरिक्त ज्ञान में आता है। आप सिर्फ इतना लिख सकते हो मैम ये मैट्रिक्स जो सीमेंट है, नहीं सीमेंट तो है नहीं अंबुजा, ये मैम क्या है, प्रोटीन्स है, कुछ शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की बनी हुई है, ठीक है बेटा। मुझे नीचे बैठना पड़ेगा और फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। इसका कॉम्पोजिशन जो होता है ऐसे लिख सकते हैं, मेड ऑफ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। डन 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 डन। एक चीज और बताती हूँ, एक चीज और बताती हूँ बेटा, ये बेटा कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं, लिम्फ क्या होता है भाई, कौन से दुनिया में हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। कोई भी स्पैम, यूट्यूब पे क्लास होती है ना, कोई भी आ जाता है बेटा, कुछ भी। अभी कोई मुझसे पूछेगा a+b का होल स्क्वायर भी बता दो मैम, a+b का होल क्यूब बता दो मैम, हालांकि मैं आंसर दे दूंगी, बट एनीवे। इंटरसेल्यूलर स्पेस के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होता है, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। पहले आप मुझे बता दो यहां तक लिख ली आई कि नहीं, पहले आप मुझे बता दो यहां तक लिख ली आई कि नहीं। हाँ बेटा, इंटर मतलब हमेशा याद रखना, इंटर का मतलब ही होता है बिटवीन। इंटर का क्या मतलब है? बिटवीन। आप आगे आने वाले कई चैप्टर्स में एक और वर्ड यूज होगा बेटा जिसे बोलते हैं इंट्रा, इसे ये मत लिखो इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विदिन। अगर मैं बोलूं सेल के अंदर कुछ है तो यानी कि इंट्रा सेल्यूलर है। इंट्रा मतलब होता है विदिन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन सेल्स, दो सेल्स के बीच इंटर। क्या ये बात समझ आती है सभी को? यस क्या ये बात समझ आती है बेटा? ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आगे कभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी। बट बेटा बिटवीन द सेल्स को ना तुम एक और स्पेस बोल सकते हो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। जैसे ये इंटर सेल्यूलर स्पेस है ना, इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। क्यों कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? क्यों कर सकते हैं इसके लिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर वर्ड यूज? या तो बिटवीन सेल्स कोई स्पेस है ये बोल लो, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, ये भी करेक्ट बात है, ये भी करेक्ट बात है। क्यों बताओ तो, क्यों बताओ तो? अगेन बेटा इस वर्ड को तोड़ो ना यार, इस वर्ड को तोड़ के देखो, इस वर्ड को तोड़ के देखो। एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड, ऐसी स्पेस जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, ऐसी स्पेस जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, आउटसाइड द सेल्स प्रेजेंट है, वो सेम चीज ही तो हो गई बेटा। या तो दो सेल के बीच में कुछ है, मैं ये बोल रही हूं, या तो मैं बोल रही हूँ सेल के बाहर कोई स्पेस है, तो एक ही तो बात हुई। या तो मैं बोल रही हूँ दो ईंट के बीच में सीमेंट है, या तो मैं बोल रही हूँ ईंट के बाहर सीमेंट है। क्या ये बात सेम नहीं है? है या नहीं? थम्स अप दे दो मुझे, है या नहीं? मुझे थम्स अप दे दो। यस एवरीबॉडी, यस। या तो बोल दूं दो सेल के बीच का स्पेस यानी इंटरसेल्यूलर स्पेस, और या तो बोल दूं सेल के बाहर का स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। इज द सेम थिंग, इज द सेम थिंग। हाँ या ना? सब बोलो। चलो जी बहुत शानदार।
मैम यहां तक तो बात समझ में आ गई, वापस से डेफिनेशन पे आओ। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ओके फाइन मैम, सिमिलर दिखते हैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो। हैविंग सम इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी मैम समझ लग गया। और मैम वो स्पेस के अंदर मैम मैट्रिक्स भरा होता है, सब्सटेंस भरा होता है, ये भी देख लिया। अब बात करेंगे बेटा इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट मैम, क्योंकि बेटा यही तो है जो आगे तुम्हें बताएगा कि अलग अलग टिश्यूज कौन से होते हैं, अलग अलग टिश्यूज कौन से होते हैं, वो बताएगा बेटा ये स्पेसिफिक फंक्शन वाला पॉइंट। स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें पता चलेगा कि कौन से बेटा अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रही हूं ना, टिश्यू क्या है मैम, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सम इंटरसेलुलर स्पेस एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ने मिलकर एक टिश्यू बनाया, हो सकता है ये टिश्यू डाइजेशन कर रहा है, हो सकता है कोई टिश्यू रेस्पिरेशन कर रहा है, हो सकता है कोई टिश्यू एक्सक्रीशन कर रहा है। अभी मैं तुम्हें वो तो मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूं, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे एनिमल्स के टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ये तो मैं तुम्हें हाइपोथेटिकली बता रही थी, एक्चुअल में क्या फंक्शन कर रहे होते हैं या भी आप समझोगे कि एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं वो कौन से फंक्शन करते हैं। पर उस फंक्शन को बताने से पहले मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, एक बात सुनना, एक ये वाली सेंटेंस को मुझे एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं आपको आगे फंक्शन बताती हूँ। आज बस वो स्पेसिफिक फंक्शन तक रखेंगे, उसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, आज ज्यादा लोड नहीं लेंगे। ये जो मैं आपको बता रही थी ना बेटा, थोड़ा सा रिलेट और करना, बड़ा मजा आएगा। जैसे मैंने बोला ना कि सेल्स थे, किसी की बॉडी में हो सकता है बेटा सिर्फ सेल्स ही रह गए, वो आगे जाके टिश्यू बना ही नहीं पाए, है ना। किसी की बॉडी में टिश्यू बन गए, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन भी बना लिया और ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम भी बना लिया। आप देखोगे जितने पूरा, आप खुद सोच के देखो ना बेटा, जो धरती पे सबसे पहले आया होगा वो उतना एडवांस तो नहीं होगा ना। पहली कक्षा में जो पढ़ रहा है वो कम मैच्योर है, पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। हाँ या ना समझ लग रहा है कि नहीं बेटा, हाँ या ना समझ लग रहा है कि नहीं बेटा, मुझे ये बताओ, है ना। पहली कक्षा तो सबसे प्रिमिटिव है ना, सबसे पुरानी, उसमें क्या ही एडवांस कैरेक्टर होंगे, क्या ही बढ़िया। जैसे बेटा एक और तरीके से तुम समझ सकते हो, ये कैसे टेक्नोलॉजी से समझ सकते हो। जैसे पहले के टाइम पे हमारे डब्बा फोन आते थे, है ना, पहले के टाइम पे तो फोन ही नहीं थे, पहले के टाइम पे पहले वो वैसे वाले आते थे जो लैंडलाइन ऐसे वाले आते थे ना, देखा है तुमने, कभी देखा है। फिर बेटा दूसरे फोन आए, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, फिर और ऐसे फोन आए, ऐसे फ्लैप खुलता था, फिर फोन आए जो स्क्रीन टच स्क्रीन वाले आए, एडवांसमेंट होती गई। पहले लैंडलाइन से मोबाइल आए, मोबाइल में भी डब्बा फोन, फिर टच स्क्रीन फोन, फिर फलाना ढिमकाना, ऐसे एडवांसमेंट होती गई। एनिमल्स में भी तो बेटा वैसे ही हुआ होगा ना, जो सबसे पहले आई वो बड़ी पुरानी थी, तो कुछ एनिमल्स ऐसे रह गए थे जिनके पास सेल्यूलर, सिर्फ सेल्स ही थे बॉडी में, वो बेचारे, उनकी बॉडी में टिश्यू नहीं बन पाया। किसी की बॉडी में टिश्यू बन गया, किसी की बॉडी में टिश्यू ने आगे जाके ऑर्गन बना लिया। अब जैसे मैं आपको ना अपना हमारा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे ऑर्गन से बेटा कई सारे, जैसे स्टमक ही हो गया, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। जैसे बेटा हमारे पास ऑर्गन्स है ना, स्टमक है हमारे पास मैम, है ना, हमारे पास है मैम ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हार्ट मैम, है ना, हमारे पास है लिवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप आपके ऑर्गन्स को देखोगे ना बेटा, हमने बोला ये सारे ऑर्गन्स टिश्यू से मिलके बनते हैं। आप देखोगे जितने भी टिश्यू मैं अभी तुम्हें बताऊंगी, आपके हार्ट में वो सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, क्योंकि आपके ऑर्गन्स को बनाने वाला होता है आपका टिश्यू। टिश्यू मिलके आपके ऑर्गन को बनाता है। आप स्टमक को देख लो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उस ऑर्गन में वो सारे टिश्यू हैं। क्यों? क्योंकि उस टिश्यू ने मिलके उस ऑर्गन को बनाया। बात मेरी समझ में आ रही है? मेरे को एक थम्स अप दे दो, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? और फिर तुम अपनी बॉडी में एक बार देखो, तुमने 10वीं कक्षा में पढ़ा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कैसे बना? ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना लेती है, जैसे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, इन सब ने मिलके तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया जो अपना काम कर रही है डाइजेशन का। तुम्हारी ट्रेकिया हो गई, ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंकियोल्स हो गए, एल्वियोलाई हो गई, इन सब ने मिलके तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लिया। एक एक ऑर्गन ने मिलके कंबाइन जो किया, एक एक सिस्टम बनाते चले गए। क्या क्लैरिटी आई टॉपिक की कि कैसे होता है? मैं एक एग्जांपल दे रही हूं तुम्हें, जैसे ऑर्गन सिस्टम,
ऑर्गन सिस्टम में जैसे कि मैम हमारा स्टमक है, हमारी ईसोफेगस है, ये शायद बेटा ये टर्मिनोलॉजीज डाइजेशन वाले तो तुमने शायद 10वीं में सुने होंगे ना। फिर तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन है, तुम्हारी ये सारे ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लेकिन जब कई ऑर्गन मिल बैठे, कई ऑर्गन ने एक साथ काम किया तो ऑर्गन सिस्टम बनाया ना। तो इन सब ने मिलके क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम। बनाना ऑर्गन सिस्टम, हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यस एवरीबॉडी। इन सब ने मिलके बनाया डाइजेस्टिव सिस्टम। यस यस। तुम्हारे हार्ट, तुम्हारा ब्लड वेसल, इन सब ने बनाया ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम्हारा ट्रेकिया, तुम्हारा लैरिंग्स, तुम्हारा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई मिलके बनाया रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे ही तुम्हारा होता है एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। बढ़िया, समझ में आया? ईसोफेगस तुम्हारी फूड पाइप को कहते हैं बेटा, फूड पाइप, फूड पाइप। अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो बेटा 10वीं में होता है, पर अभी अगर तुमने नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कोई दुख दर्द समस्या? अब हम आगे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगली सारी क्लासेस बेटा मेरी, हमारी पहले दिन की क्लास यूट्यूब पे होती है, बाकी सब बेटा ऐप पे ही होगी। यस, डन 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 डन। बहुत शानदार बेटा, समझ आना चाहिए सबसे। अब बेटा देखो, स्पेसिफिक फंक्शन की जो बात की है ना, इसका मतलब होता है हर एक जो टिश्यू होता है वो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर काम कर रहा होता है। एक पर्टिकुलर उसका काम होगा। आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, वैसे तो 4 टिश्यू है जो हम पढ़ेंगे, वो सारे टिश्यूज बेटा एक पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे, जिसकी डिटेलिंग मैं अगली क्लास में ही करूंगी, क्योंकि बेटा वो बहुत ज्यादा अभी मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग जो अभी तक हमने की है ना वो कराऊंगी। आज का क्लास थोड़ा वैसे भी कम लोड वाला होना चाहिए, तो मैं शुरू करके खत्म नहीं कर पाऊंगी, तो ज्यादा करेंगे नहीं। मैं वो स्पेसिफिक फंक्शन अभी आपको समझाऊंगी, आज नहीं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट आप लिख के रख लो, हम अगली क्लास में जो पढ़ने वाले हैं ना, और ये जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि कौन सा टिश्यू है। तो आप लिखोगे 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज फोर में। बेटे एक सेकंड रुको, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। करेंगे हम अगली क्लास में। आप बस इतना लिख के छोड़ दो, आप बस इतना लिख के छोड़ दो, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करा देती हूं। टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। बेटा ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नाम लिख लेते हैं, और जबरदस्त टॉपिक से बेटा आगे के भी ना, जबरदस्त। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 मस्क्यूलर टिश्यू, एंड नंबर 4 नर्वस टिश्यू। बस हम फंक्शंस अगले क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लव यू बच्चा, लव यू। आप पहले यहां तक कर लो, आप पहले यहां तक कर लो। बस थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग करवा देती हूं, जितना अभी तक पढ़ा। फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कितनी जल्दी 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 समय हो गया ना, बहुत शानदार।
सब पोलों की फोटो तो बहुत बढ़िया लगी है। डन 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 हो गया है। स्पेसिफिक फंक्शंस बेटा वही तो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। स्पेसिफिक फंक्शन का अर्थ ये समझ लो, जैसे बेटा हमारी कंपनी में मेरा स्पेसिफिक फंक्शन है पढ़ाना, मैनेजमेंट का स्पेसिफिक फंक्शन है मैनेजमेंट देखना, डीटीपी ऑपरेटर्स का स्पेसिफिक फंक्शन है पीपीटी बनाना, वो उनके स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, यस, डन 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 हो गया, लिख लिया है। तो थोड़ा सा मैम इज इट डू वी हैव टू रीड एनसीईआरटी? एब्सोल्युटली, यू ऑलवेज हैव टू रीड एनसीईआरटी। आई विल मेक श्योर कि मैं क्लास में आपको हमेशा एनसीईआरटी रीड कराती हूँ। मेरा ये तरीका ही है कि मैं क्लास में एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट लेके मैं रीड कराती हूँ, बट मैं आपको तो रीड करना है बेटा। मैं तो कितने लाखों बच्चों को आज तक पढ़ा रही हूँ, लाखों बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बट बेटा बच्चा खुद से नहीं पढ़ेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा, है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की आपको रीडिंग करा देती हूं, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला ही पैराग्राफ है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी रीड कैसे करनी है। आपके पास पुरानी एनसीईआरटी भी है नहीं, तो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में एनसीईआरटी अपलोड करा दी है, आप वहां से भी देख लेना। लेकिन खरीदना न्यू एनसीईआरटी, सिर्फ इस चैप्टर के लिए मैंने आपको पीडीएफ एक अपलोड करवाई है, क्योंकि आपको टिश्यू वाला पार्ट मिलेगा नहीं अदरवाइज, है ना। एक बार मेरे साथ देख लो बेटा, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर एनिमल्स होते हैं बेटा आपके, है ना। बोथ यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर आपने ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बेटा ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, इसकी एक ना ऊपर वाली लाइन छूट गई है, ठीक है। यहां से देखो, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। एक ही सेल के पास सारा काम आ जाता है बेटा, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। बट इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ, कॉम्प्लेक्स मतलब जो जितने एडवांस्ड होते हैं, जो मैं आपको बता रही थी जैसे हम होते हैं, जो मल्टीसेल्युलैरिटी जिनमें दिखती है, द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, है ना। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बेटा वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है बेटा। थोड़ा सा और पढ़ लो ना यार, स्पैमिंग नहीं करना, फिर तो मैं टाटा बाय बाय कर रही हूं ना, है ना। यस, द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, बेटा हाइड्रा अभी आपको, आप में से अगर किसी भी बच्चे को नहीं पता है तो हम ये एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं सीलेंट्रेटा फाइलम। जैसे हम कॉर्डेटा है बेटा, हम फाइलम कॉर्डेटा हैं, सीलेंट्रेटा। मैं आपको एनिमल किंगडम में ये चीज बताऊंगी कि हम कॉर्डेट्स होते हैं, हम फाइलम हमारा होता है कॉर्डेटा, वैसे एक फाइलम होता है सीलेंट्रेटा, उसका ये एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच कैन बी थाउजेंड्स में हो सकते हैं। उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स है बेटा उसकी बॉडी में। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हमारी बॉडी में तो बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं बेटा, बिलियन ऑफ सेल्स, है ना। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? मैम ये सारे सेल्स मिलजुल के काम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बच्चों? इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स a group of similar cells along with intercellular substances performing a specific function, such an organization is called as tissue. मैं मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में जिनके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं उनमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance, जिनके बीच बीच में इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है, वो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहले मुझे ये बताओ बेटा, मैं आज यहीं तक रख रही हूं, इसके आगे मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रही हूं, इसके आगे हम अगले दिन करेंगे। आप मुझे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं यहां तक? पहले मुझे ये बताओ कैसा लगा आप लोगों को, कैसा फील कर रहे हो बेटा लेक्चर के बाद, और आगे आने वाले टॉपिक्स में आई एम श्योर आप बेटा और कॉन्फिडेंट फील करोगे। आज बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ना है। हम हर क्लास के बाद एक क्विक रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का, जिसे मेरे सारे बच्चे जानते होंगे, समाप्ति एक्सप्रेस बोलते हैं हम उसको। हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस इज द क्विक रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो हम जब बेटा कभी भी न्यू क्लास में आते हैं
तो नए क्लास में आने के बाद हम पिछली क्लास का बहुत फास्ट रिवीजन करते हैं। लेकिन बेटा मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं तो आप लोगों को पढ़ा भी दूंगी, एनसीईआरटी भी रीड करा दूंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी, क्विक रिवीजन करा दूंगी, समाप्ति एक्सप्रेस चला दूंगी, बट बेटा जब तक आप स्वयं खुद नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे तीर निशाने तक कैसे लगाएंगे बेटा? तो ये तीर एकदम आपके निशाने तक लगे, इसके लिए आपने हमसे ज्यादा बेटा मेहनत। टिल वेयर एनसीईआरटी, सिर्फ यहीं तक की एनसीईआरटी आप रीड करके आओ, कोई लोड नहीं है। जब आप आगे की आने वाली क्लासेस में आओगे ना बेटा, तो आप आगे की एनसीईआरटी भी मैं आपको होमवर्क में दूंगी, खुद से रीड करने के लिए थोड़ा बहुत आप रीड करके आना, ठीक है? तो आज हम बस इतना तक ही रख रहे हैं। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तो आप बेटा मुझे लेक्चर के एंड होने पर कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स जब ऐप पे भी होते हैं ना, तो ऐप पे भी कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपने कैसी हमारे साथ में ट्यूनिंग की, आपको मजा आया कि नहीं, आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी, या आप लेक्चर खत्म होने के बाद जरूर मुझे कमेंट करके बताना बेटा। और आपकी अरे पहली क्लास है तो वैसे तो YouTube का लेक्चर है बेटा, सॉन्ग गाना नहीं चाहिए, सॉन्ग में कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है? बट मैं आपको बस 2 लाइन, ठीक है, क्योंकि YouTube पे बेटा कॉपी, ऐप में आपको गाने सुना देंगे लेक्चर के बाद, बट हर लेक्चर के बाद डिमांड नहीं करनी है कि गाना सुना दो मैम, गाना सुना दो। हर 5 लेक्चर के बाद एक गाना होगा, ठीक है? लेकिन मैं हमेशा अपने अर्जुनास को, तुम मेरे अर्जुनास हो प्यारे प्यारे, सपोले हो प्यारे प्यारे, तो एक छोटा सा जो बहुत मोटिवेटिंग फील होता है जब मैं भी सुनती हूँ, शायद आपको भी फील हो। कुछ कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, ठीक है? हम मिलते हैं मेरे प्यारे प्यारे सपोलो अगली क्लास में। आप सबने लेक्चर अटेंड किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। हम बेटा मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।